ब्लड ड्रिंकर के रून सक्रिय हो गए और ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन जानवर जाग रहा हो। एक भयानक दबाव उतर आया। हान झेन्यू का सुनहरा दानव तुरंत पीछे हट गया। तुम राजा की वस्तु की शक्ति को कैसे सक्रिय कर सकते हो? हान झेन्यू पूरी तरह से हैरान था। राजा के आइटम हथियार थे जिन्हें केवल राजा ही इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जेड कोर की शक्ति की आवश्यकता थी। जब असली ताकत की बात आती है तो हान झेन्यू आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ सकता है और राजाओं को हरा सकता है। लेकिन यह सिद्धांत में था। वास्तव में अगर उसका सामना किसी राजा से होता है तो उसकी शक्ति उसे केवल भागने की अनुमति देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा अपनी राजा वस्तुओं को सक्रिय कर सकते थे। उनकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। जहां तक हान झेन्यू का सवाल है, हालांकि उसके पास एक किंग आइटम था, लेकिन उसके पास अपने किंग आइटम की स्वीकृति का केवल एक हिस्सा ही था। वह इसका इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन वह इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक किंग आइटम जो अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था, उसके दो उपयोग थे। पहला यह कि चूंकि इसकी सामग्री काफी कठोर थी, इसलिए आपको इसके क्षतिग्रस्त होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा कारण दिखावा करना था। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में किंग आइटम को वश में करने वाले प्रतिभाशाली लोग बहुत ही दुर्लभ थे। इसलिए दिखावे के लिए किंग आइटम का उपयोग करना बहुत प्रभावी था। लेकिन सिद्धार्थ का ब्लड ड्रिंकर अलग था। इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं किया गया था। यह उसका साथी था जो उसके साथ लड़ता था और उन्होंने एक ईमानदार रिश्ता विकसित किया था। ब्लड ड्रिंकर अपनी शक्ति सिद्धार्थ को देने को तैयार था। दूसरी ओर सिद्धार्थ किसी अन्य किंग आइटम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। राजा की अन्य वस्तुएं कंजूस पत्नियों की तरह थीं। उनका पैसा था और दूसरों को उसे छूने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। यह तुलना थोड़ी अश्लील थी, लेकिन यह वास्तव में ऐसा ही था। हान झेन्यू के राजा आइटम ने हान झेन्यू को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अभी भी वह था, जबकि यह अभी भी वह था। यही कारण था कि हान झेन्यू हैरान था और ईर्ष्या कर रहा था कि सिद्धार्थ एक किंग आइटम की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। वह असाधारण रूप से क्रोधित था क्योंकि ब्लड ड्रिंकर का आगे बढ़ना उसके कारण ही था। यह सोचकर उसे खून की खांसी होने लगी। पिछली बार उसका कोर बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत संसाधन लगे थे। यह सब ब्लड ड्रिंकर द्वारा उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण हुआ था। अब उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तुम मेरे बेटे नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? या तुम अपनी मौत से पहले कुछ आखिरी शब्द कहना चाहते हो? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सच तो यह है कि ब्लड ड्रिंकर हाल ही में आगे बढ़ा था और उसके मुख्य रून अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। वह जो शक्ति छोड़ सकता था उसकी मात्रा सीमित थी, लेकिन यह अभी भी सिद्धार्थ को खुश करने के लिए पर्याप्त था। ब्लड ड्रिंकर की सहायता से सिद्धार्थ के हमले और भी तेज हो गए और उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। धमाका! अचानक सिद्धार्थ ने हान झेन्यू को स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप के साथ उड़ा दिया। अब सिद्धार्थ और ब्लड ड्रिंकर उसे पूरी तरह से दबा रहे थे। हान झेन्यू का सुनहरा विशालकाय हिस्सा दरारों से भर गया। जैसे ही वह पीछे हटा, आसमान से एक नीली रोशनी नीचे गिरी और उसकी कमर में जा लगी। एक धमाकेदार आवाज के साथ क्लाउड के हमले से सुनहरा दानव टूट गया। कमीने, एक पंख वाला जानवर भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। हान झेन्यू ने क्रोध में क्लाउड पर तलवार क्यूई की एक किरण भेजी, लेकिन यह तलवार क्यूई सिद्धार्थ की कृपाण से बीच में ही चकनाचूर हो गई। क्लाउड शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। यह इतने शक्तिशाली हमले से नहीं बच सकता था। क्लाउड, खिलवाड़ मत करो, बस किनारे पर जाकर खेलो, सिद्धार्थ चिल्लाया। क्लाउड उड़ गया, जबकि सिद्धार्थ ने एक बार फिर हान झेन्यू पर हमला किया। अपनी तलवार के एक और वार से हान झेन्यू का सुनहरा दानव पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यह सिर्फ शक्ति का आदान प्रदान था, जिसमें कोई चमकदमक नहीं थी। कमीने, मैं समुद्र के ऊपर अपनी पृथ्वी ऊर्जा की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने में असमर्थ हूं। बस रुको, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी ड्रैगन ब्लड लीजन की लाशों को दूर करने में मदद करूंगा, हान झेन्यू ने दहाड़ते हुए कहा। यह कहने के बाद उसने 2 ताबीज निकाले और उन्हें अपनी मुट्ठी पर चिपका लिया। फिर उसने अपनी एड़ियां उठाईं और भाग गया। उसने एक ही कदम में 100 मील पार कर लिए और तुरंत सिद्धार्थ की नजरों से ओझल हो गया। भूमि संकुचन ताबीज। सिद्धार्थ के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। यह एक तरह का प्राचीन ताबीज था जो कदमों के बीच जमीन को सिकोड़ने का प्रभाव रखता था। इससे व्यक्ति की गति 100 गुना बढ़ जाती थी। क्लाउड ने चिड़िया की तरह चीख मारी और सिद्धार्थ की तरफ उड़ गया।
वह उसका पीछा करने के लिए तैयार था। शिकार का पीछा करना क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की सहज प्रवृत्ति थी। शिकार जितना तेज होता, क्लाउड उतना ही ज्यादा उसका पीछा करना चाहता। ऐसा लगता था कि यह उसके लिए एक उकसावा था। सिद्धार्थ पीछा करने के लिए तैयार था, तभी उसकी कमर पर लगी जेड की गोली फिर से जल उठी और अलार्म बज उठा। हम्फ जैसी की उम्मीद थी, वे बाघ को पहाड़ से नीचे खींच रहे थे। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के पास सिर्फ एक बाघ नहीं है। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। वह क्लाउड पर कूद पड़ा और हुआ शिव को कुछ निर्देश देने के बाद वह भाग गया। हान जेन्यू की हिम्मत पहले ही टूट चुकी थी और उस सुनहरे दानव ने अपनी मूल ऊर्जा का बहुत हिस्सा खो दिया था। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति उसके शिखर के 20% तक कम हो गई थी और सिद्धार्थ को विश्वास नहीं था कि वह वापस आने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा भले ही वह हुआ शिव और अन्य पर हमला करने के लिए वापस लौट आए, वह शायद फिर कभी वापस नहीं जा सकेगा। सिद्धार्थ चिंतित नहीं था। मार्शल हेवन एलायंस के नियमों के अनुसार राजा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यहां नहीं दिखाई देंगे। कोई भी यहां राजा को भेजने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर वे मार्शल हेवन एलायंस के दुश्मन बन जाएंगे। अगर हमलावर सिर्फ फाउंडेशन फोर्जिन के अनुयायी थे तो सिद्धार्थ को चिंता नहीं थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय अचानक जुआंटियन दाओ संप्रदाय पर हमला क्यों कर रहा था। क्या यह वास्तव में बदला लेने के लिए था? यद्यपि जुआन मास्टर ने कहा था कि साधना जगत मूर्खों से भरा हुआ है और उनके पास जो कुछ वे करते हैं उसमें बहुत अधिक कौशल नहीं है, फिर भी इस प्रकार का तर्क वास्तव में मूर्खतापूर्ण था। क्या यह दाओ संप्रदाय को कमजोर करने के लिए है ताकि वे इस क्षेत्र की रक्षा न कर सकें और उनके अधिकार रद्द कर दिए जाएं? हालांकि उन्हें कैसे पता चल सकता था कि सभी कहाँ थे? सबसे पहले उन्होंने उसे अपनी ओर खींचने के लिए वांग जेन पर हमला किया था और फिर उन्होंने हुआ शिव पर हमला किया था। अगर सिद्धार्थ के पास क्लाउड नहीं होता तो सिर्फ अपनी गति से सिद्धार्थ 10,000 कीटों के समूह को पूरी तरह से नष्ट होते देखने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता। उसे सिर्फ लाशों का पहाड़ दिखाई देता और जैसे ही उसका क्रोध बढ़ता, वह शिव पर हमला हो जाता और जब तक वह वहां पहुंचता एक बार फिर बहुत देर हो चुकी होती। अगर यह योजना सफल हो जाती तो वह गुस्से से पागल हो जाता। क्या यह योजना उसे निशाना बनाने के लिए थी? जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने आगे से धमाकों की आवाज सुनी। वाइल्ड, मेंग्क्यू, तान वानेर और यू जिफेंग पागलों की तरह एक आदमी से लड़ रहे थे जिसके सिर पर सींग था। वह आदमी एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ था और उसके पीछे रूनिक सागर पर 7 सितारों का प्रतिबिंब था। उसके पास एक छड़ी भी थी जो सभी प्रकार की जादुई कलाओं को उजागर करती थी, जिससे वह उन चारों के खिलाफ बराबरी से लड़ सकता था। वह बहुत भयानक था। वह फाउंडेशन फोर्जिंग के 9वें स्वर्ग चरण में पहुंच गया था और उसकी जादुई कलाएं बहुत तेजी से बदल गईं, दूसरों को अभिभूत कर दिया। लंबे भाले, बड़े बड़े हलबर्ड, उड़ने वाली तलवारें, प्राचीन घंटियां और सभी तरह की जादुई कलाएं उससे निकलती थीं। प्रत्येक हमले में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति हान जेन्यू से भी अधिक थी। वाइल्ड ने बर्बर रक्त कांस्य शरीर को बुलाया था और पागलों की तरह उस पर अपने क्लब को तोड़ रहा था। उसने चाहे जितनी भी जादुई कलाएं आजमाई, वह वाइल्ड को हरा नहीं सका। उसकी हर जादुई कला उसके क्लब के एक ही झटके से चकनाचूर हो जाती थी। मेंग्क्यूई लगातार हाथ की मुहरें बनाती रही। सुनहरे रन हवा में घूमते रहे, जिससे उड़ने वाले ब्लेड बन गए जो उस पर वार करते रहे। वे बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले थे, लेकिन उस आदमी के सींग में अनगिनत रन चमक रहे थे जो उसके चारों ओर एक अवरोध बन गए थे। उसके आध्यात्मिक हमलों को आसानी से पलट दिया गया। अब मेंग्क्यूई आध्यात्मिक शक्ति के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उसे जितनी जल्दी हो सके उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। इस बीच तान वानेर हवा के ब्लेडों के समुद्र से घिरी हुई थी। वह पूरी ताकत से हमला करने लगी और साथ ही उसने यू जिफेंग की रक्षा के लिए हवा के ब्लेडों का एक बड़ा समूह रखा। उन चारों में से यू जिफेंग ने इस प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। उसकी तलवार क्यूई उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा बुलाए गए किसी भी बचाव को भेद सकती थी। अपनी पिछली लापरवाही के कारण यू जिफेंग की तलवार ने उसके बचाव को तोड़ दिया और उसकी पीठ पर गिर गई। अगर उसके कपड़ों में उसकी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली बचाव नहीं होते तो वह मारा जाता। उसके बाद उसने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में यू जिफेंग को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि यू जिफेंग एक सेलेस्टियल नहीं था, वह ठीक नहीं हो सकता था और उसकी रक्षात्मक शक्ति कम थी। लेकिन वाइल्ड भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और मेंग्क्यू और तांग वानेर ने भी उसे रोक रखा था। वह यू जिफेंग को मारने का कोई अवसर नहीं ढूंढ पा रहा था।
इसके बजाय उसे लगातार उसके हमलों से सावधान रहना पड़ता था। वे पांचों दूर हवा में लड़ रहे थे। नीचे ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा गु यांग के नेतृत्व में 30,000 से ज्यादा स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों से लड़ रहे थे। अचानक आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई और एक नीली रोशनी छठे दर्जे के सेलेस्टियल के शरीर से होकर गुजरी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। बॉस वापस आ गया है, ड्रैगन ब्लड लीजन ने खुशी से कहा। उन्होंने अभी अभी लड़ाई शुरू ही की थी, लेकिन सिद्धार्थ पहले ही वापस आ चुका था। डबल ड्रैगन विनाश। सिद्धार्थ क्लाउड की पीठ से कूद गया और तुरंत वो लॉन्ग और लेई लॉन्ग को बुला लिया। सावधान, वाइल्ड और अन्य लोगों से लड़ने वाले व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। उसने मदद करने के लिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे रोक लिया। यूजिफेंग ने उसे जल्दी से बचाव के लिए मजबूर करने के लिए आत्मघाती कदम भी उठाया। वाइल्ड, मेंग्क्यू और तान वानेर ने भी पूरी ताकत से हमला किया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। वह केवल यह देख सकता था कि कैसे दो ड्रैगन स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रक्षा करना। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के सभी शिष्यों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने दो ड्रैगन का दबाव महसूस किया। उन्होंने जल्दी से ढालें निकाल लीं। धमाका। विशाल ड्रैगन ने निर्दयतापूर्वक 30,000 शिष्यों की पंक्तियों को चीर दिया तथा अपने पीछे खूनी रास्ता छोड़ गए। चाहे शिष्यों ने सुरक्षा उपाय किए हों या नहीं, चाहे वे 5वीं श्रेणी के दिव्य प्राणी हों या 6ठी श्रेणी के दिव्य प्राणी, दोहरे ड्रैगन के हमले के मार्ग में आने वाला कोई भी व्यक्ति मारा गया। लेई लोंग और हुओ लोंग दोनों अब एक भयानक स्तर तक बढ़ गए थे। जब उन्होंने अपनी शक्ति को संयुक्त किया तो उनकी हमला करने की शक्ति व्यावहारिक रूप से असीमित थी। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के 30,000 शिष्यों ने जो संरचना बनाई थी वह 2 भागों में विभाजित हो गई तथा उनमें से 1/3 लोग मारे गए। उनका वध कर दो। हालांकि उनमें से और भी हैं। मुझे यकीन है कि मेरे ड्रैगन ब्लड लीजन के स्टील के आदमी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनमें से एक भी भाग न पाए, सिद्धार्थ चिल्लाया। मारना। उन सबको मार दो। सिद्धार्थ के आने से पहले वे उनकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थे, लेकिन सिद्धार्थ के एक हमले से वे चकनाचूर हो गए और 10,000 शिष्य मारे गए। अगर वे अपनी कुछ क्षमता नहीं दिखाते तो उनके पास खुद को ड्रैगन ब्लड लीजन का सदस्य कहलाने का साहस नहीं होता। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों का सबसे मजबूत पक्ष उनकी संयुक्त जादुई कला थी। अब सबसे मजबूत पक्ष को सिद्धार्थ ने तोड़ दिया था और ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा तुरंत लाल आंखों वाले हो गए। उस समय इन लोगों ने उन्हें क्रोधित करने से पीछे नहीं हटे थे। उस समय उनके पास हमला करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि सिद्धार्थ ने हान झेन्यू को हरा दिया था और मां जिंगकोंग को चेहरे पर थप्पड़ मारा था, फिर भी यह खुद ऐसा करने जितना संतोषजनक नहीं था। अब जबकि वे लोग जो उन्हें अहंकार से देख रहे थे पुनः उनके सामने आ गए तो ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा लगभग पागल हो गए। भाड़ में जाओ, बस दिखावा करते रहो। घबराए हुए स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों में से एक को मारते हुए ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से एक ने खुशी से चिल्लाया। प्रतियोगिता के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें बताया था कि स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों से लड़ते समय उन्हें उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। नजदीकी लड़ाई उनकी घातक कमजोरी थी। जब तक आप उन्हें जादुई कलाओं को उजागर करने का समय नहीं देते तब तक उन्हें आसानी से काटा जा सकता है। आत्मा की स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने अपने कर्मचारियों को लहराते हुए मंत्रोच्चार किया। PFFT। आत्मा मेरी गांड। चलो देखते हैं तुम अब कुछ कैसे कर सकते हो। ड्रैगन मार्क योद्धाओं में से एक ने उसका सिर काट दिया और उसकी लाश की ओर इशारा किया। वह तो पहले ही मर चुका है, तो तुम उसके खिलाफ क्यों बहस कर रहे हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो। एक अन्य ड्रैगन मार्क योद्धा ने उसे खींच लिया। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा बाघों और भेड़ियों की तरह थे जो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों के बीच से हमला कर रहे थे। वे पूरी तरह से दहशत में थे। जो लोग दूर थे वे जादुई कला का उपयोग करके वापस हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच अभी भी उनके साथी शिष्य थे। अगर वे हमला करते तो वे अपने साथी शिष्यों पर भी हमला कर रहे होते। अनिर्णय का वह क्षण ही वह सब था जिसकी ड्रैगन ब्लड लीजन को दूरी कम करने के लिए जरूरत थी। मरो। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने अपने कर्मचारियों को लहराया, एक रूनिक तीर को छोड़ दिया जो एक ड्रैगन मार्क योद्धा की पीठ में लगा। एक धीमी सी आवाज हुई और उसके कपड़े फट गए, लेकिन ड्रैगन मार्क योद्धा सुरक्षित था। उसके कपड़ों के छेद से सुनहरा कवच दिखाई दिया। तुम मर सकते हो। एक युवती ने हमलावर के सिर पर अपनी लकड़ी की छड़ी पटक दी। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्य की आंखें उसके सिर के पीछे घूम गईं और वह ऐसे ही बेहोश हो गया।
वह समुद्र में गिर गया। उसके पीछे एक महिला दिखाई दी। यह युवती वास्तव में उपचार करने वाली शिष्याओं में से एक थी। वह लंबी दूरी की चिकित्सा कलाओं से लोगों को ठीक करने की प्रभारी थी। लेकिन एक अत्यंत दुर्लभ मामले का फायदा उठाते हुए उसने रैंक 5 के एक सेलेस्टियल के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। ड्रैगनमार्क योद्धा ने जल्दी से अपने वस्त्र बदल लिए। उसने जो कवच पहना हुआ था वह उनका गुप्त हथियार था। सिद्धार्थ ने उन्हें हमला करने की हिम्मत इसलिए दी क्योंकि वे सभी गोरैन द्वारा बनाए गए कवच पहने हुए थे। इस कवच के बारे में बोलते हुए यह कहना होगा कि गोरैन वास्तव में एक कुशल और सावधानीपूर्वक कारीगर था। दूसरों के लिए स्केल्ड कवच को प्लेट कवच की तरह बाहर पहना जाना था, लेकिन गोरैन के स्केल कवच में तराजू के बीच छोटे छोटे स्प्रिंग थे, जिससे इसे सिकुड़ने और दूसरी त्वचा के रूप में पहनने की अनुमति मिलती थी। इसे शरीर पर पहनने से उनकी चपलता या चाल पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए बाहर से देखने पर दूसरे लोग यह भी नहीं बता पा रहे थे कि वे कवच पहने हुए हैं। गोरान ने बहुत पहले ही कुछ प्रशिक्षण सत्र चलाए थे ताकि लोग इसकी आदत डाल सकें। अब जब वे असली में लड़ रहे थे तो उन्हें यह बहुत स्वाभाविक लगा। जब तक वे अपने सिर की रक्षा करते हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर हमला किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस कवच में जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी वह किंग आइटम स्तर पर थी। हालांकि यह कवच एक सच्चा किंग आइटम नहीं था, लेकिन इसकी कठोरता अनिवार्य रूप से उसी स्तर पर थी। इसके अलावा गोरैन ने वार के प्रभाव को कम करने के लिए कवच पर विशेष रंग अंकित किए थे। यहां तक कि अगर वे किसी भारी हथियार से भी मारे जाते तो कवच हमले की शक्ति के एक हिस्से को रोक देता, इसलिए वे एक वार में नहीं मारे जाते। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा अब पंख वाले बाघों की तरह थे, जो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों को पूरी तरह से मार रहे थे, जो अब बुरी तरह से भाग रहे थे। जो लोग सीधे अपने साथी शिष्यों की परवाह किए बिना भाग गए थे, उन्हें क्लाउड ने मार डाला। धमाका! अचानक सींग वाले आदमी के साथ सितारे रूनिक सागर पर प्रतिबिंबित हो गए। यह उसके शरीर में वापस अवशोषित हो गया और उसका रक्त क्यूई फट गया। उसका सींग चमकने लगा और वाइल्ड के क्लब पर प्रकाश की एक किरण निकली। वाइल्ड का हाथ तुरंत फट गया और खून बहने लगा। वह उड़ गया और बेतहाशा खून की उल्टी करने लगा। मेंक्यू और बाकी लोग चौंक गए। वाइल्ड की ताकत के बावजूद वह अभी भी घायल था। ठीक इसी समय सींग वाले आदमी की लाठी गायब हो गई और उसकी जगह एक त्रिशूल आ गया। उसने उसे अपने पीछे घुमाया। धमाका! वह बस यू ज़ीफेंग की खामोश तलवार को रोकने में कामयाब रहा। यू ज़ीफेंग की भुजाएं टूट गईं और जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। तुम्हारे मरने का समय आ गया है, सींग वाले आदमी ने उपहास किया और मेंक्यू और तांग वानेर पर अपना त्रिशूल घुमाया। अचानक आसमान से एक खूनी रंग का कृपाण गिरा। कृपाण अभी तक नहीं आई थी, लेकिन उसके दबाव से सींग वाले आदमी का दिल दहल गया। उसने तुरंत उन दोनों पर हमला करना छोड़ दिया और तलवार को सिद्धार्थ की कृपाण पर घुमाया। चिंगारियां उड़ने लगीं। सींग वाला आदमी यह देखकर चौंक गया कि सिद्धार्थ के क्रूर शक्तिशाली हमले ने वास्तव में उसके त्रिशूल को एक तरफ धकेल दिया था। त्रिशूल एक तरफ रख देने से सींग वाले आदमी का सिर खुल गया। एक बड़े पैर ने बेरहमी से उसके चेहरे पर लात मारी। सींग वाला आदमी समुद्र में उड़ गया और सतह से कई बार उछलकर दूर चला गया। वांग ज़ेन और हुआ शियू आ गए हैं। जाओ, उन्हें पकड़ो और यहां सभी को मार डालो। एक भी भागने मत देना। मैं उसे संभाल लूंगा। सिद्धार्थ ने मेंक्यू और तांग वानेर को कुछ आदेश देने के तुरंत बाद भाग लिया। उन्होंने देखा कि एक दिशा से एक उड़ने वाली नाव तेजी से आ रही थी, जबकि वांग ज़ेन दूसरी दिशा से लोगों के एक समूह के साथ उड़ रहा था। वांग ज़ेन की उड़ने वाली नाव अपंग हो गई थी, इसलिए पहले निकलने के बावजूद वह हुआ शियू के साथ एक ही समय पर पहुंच गया। स्वर्ग महिला गठबंधन और 10,000 कीट गेड ने युद्ध के मैदान में पहुंचते ही एक घेरा बना लिया, जिससे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से फंस गए। वाइल्ड एक उड़ती हुई नाव पर चढ़ गया और उसने जेड का कटोरा निकाला। वह पागलों की तरह खाने लगा। उस भयंकर लड़ाई ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। आखिरकार वह वही था जिसने सींग वाले आदमी के अधिकांश हमलों का सामना किया था। यू ज़ीफेंग की एक भुजा पूरी तरह से चली गई थी और 2 उपचार शिष्य उसे ठीक होने में मदद कर रहे थे। क्योंकि वह एक दिव्य नहीं था, इसलिए उनका उपचार उस पर और भी अधिक प्रभावी था। एक नई भुजा जल्दी से विकसित हुई, लेकिन अंदर के मेरिडियन को फैलने में कुछ समय लगेगा। यह देखकर कि वे दोनों ठीक हैं, मेंक्यू और तांग वानेर भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। मेंक्यू ने पूरे युद्ध के मैदान को देखने के लिए क्लाउड की पीठ पर छलांग लगा दी।
अब जब सिद्धार्थ आ गया था तो निष्कर्ष तय हो गया था। केवल एक ही काम करना था कि किसी भी हताहत को कम किया जाए। ड्रैगन ब्लड लीजन के पास खुद को बचाने के लिए कवच था और उनमें से कोई भी हताहत नहीं हुआ। मुख्य बात स्वर्गीय महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड का समर्थन करना था। सिद्धार्थ ने अपने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को बुलाया। उसके पास 1,08,000 स्केल थे जो उसके 1,08,000 अमर प्लेटफार्मों के समान थे। ड्रैगन रक्त ऊर्जा ने उसके शरीर को एक नए स्तर तक मजबूत किया, जिससे वह अपने 1,08,000 अमर प्लेटफार्मों की सभी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका शरीर इसे संभालने में सक्षम नहीं है। वह जल्दी से सींग वाले आदमी के पास पहुंच गया। ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाते हुए उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या स्वर्ग को दबाने वाले जादू के संप्रदाय में बस इतनी ही क्षमता है? 7वीं रैंक का सेलेस्टियल भी इतना नीचे गिर सकता है? भाड़ में जाओ। सींग वाले आदमी की अभिव्यक्ति डूब गई, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसके त्रिशूल की लकीरें चमक उठीं और उसने उसे सिद्धार्थ पर पटक दिया। सिद्धार्थ ने सूंघकर अचानक ब्लड ड्रिंकर को घुमाया। सींग वाले आदमी ने खून खासकर एक बार फिर वापस उड़ गया। 7वीं रैंक का सेलेस्टियल अब मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर राज्य में अपनी स्थिति को महसूस करते हुए वह आत्मविश्वास से भर गया। वह एक बार फिर सींग वाले आदमी के सामने आया और अपनी कृपाण घुमाई। उसने न तो तकनीक का इस्तेमाल किया और न ही योग्यता का। यह बस एक साधारण सा वार था। और फिर भी सींग वाले आदमी की भुजा पूरी तरह से विकृत हो गई और वह एक टूटते हुए तारे की तरह समुद्र में जा गिरा। पैतृक रक्त प्रज्वलन, पैतृक आत्मा प्रकट। सींग वाला आदमी अचानक दहाड़ा और उसके पीछे एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। यह बहुत बड़ी थी, इसलिए इसे साफ साफ देख पाना संभव नहीं था। यह बस एक सींग वाले बंदर जैसा दिख रहा था। मैं अभी तुम्हें अपनी सबसे ताकतवर चाल से मार डालूंगा। सींग वाले आदमी ने सिद्धार्थ को ठंडी निगाहों से देखा, यहां तक कि उसकी आवाज भी गहरी और भयावह होती जा रही थी। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाया। उसके बाल लगातार लहरा रहे थे क्योंकि उसे लगा कि उसमें से ऊर्जा निकल रही है। उसे नहीं पता था कि 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी 8 ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर से जुड़ा हुआ है या नहीं, लेकिन अब तक उसने पाया कि ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर का उपयोग करके 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी 8 की पूरी शक्ति को बाहर निकाला जा सकता है। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर के सहारे ही वह अपने 1,08,000 अमर प्लेटफॉर्म की शक्ति का 100% उपयोग करने में सक्षम था। ब्लड ड्रिंकर को कसकर पकड़े हुए उसे लगा जैसे उसका शरीर ऊर्जा से फटने वाला था। सींग वाले आदमी ने अपना त्रिशूल उठाया। उसके पीछे की भ्रामक आकृति एक रून में बदल गई जो उसके त्रिशूल में विलीन हो गई। मूर्ख, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आज तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। सींग वाले आदमी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अपने पूर्वजों के खून की शक्ति और अपने पूर्वजों की आत्मा के सार का उपयोग करके राजा की वस्तु की शक्ति को सक्रिय करना सही है। हालांकि यह किंग आइटम को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सकता है, लेकिन यह आपको मारने के लिए पर्याप्त है। उसके सिर पर सींग एक चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगा और यह त्रिशूल पर इकट्ठा हो गया। जैसे ही उसका त्रिशूल तेजी से बढ़ा, आकाश और धरती में हलचल मच गई। यह बादलों को चीरता हुआ इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि दूसरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे चींटियों की तरह हैं, मानो वे किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ बिना कोई हरकत किए बस चुपचाप देखता रहा। ब्लड ड्रिंकर कांपने लगा था, जैसे कोई शेर जिसके इलाके में घुसपैठ हो रही हो। उसने ब्लड ड्रिंकर को आकाश की ओर इशारा किया और एक रक्तलाल कृपांशवी आकाश में उड़ गई। क्लिफ ब्रेकिंग हेवन प्रॉपिंग स्लैश। सींग वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ भी अपने किंग आइटम को सक्रिय करने में सक्षम होगा। उसने जल्दबाजी में हमला किया। सिद्धार्थ को ऊर्जा जमा करने का कोई समय नहीं दिया। आकाश को विभाजित करें। 3। जैसे ही सिद्धार्थ स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, उसके दिल में एक बुरी भावना उठी और उसने जबरदस्ती तीसरे रूप पर स्विच कर दिया। विशाल कृपाण प्रतिमा त्रिशूल से टकराई। दुनिया अचानक अंतहीन अंधकार में डूब गई। यह बड़े पैमाने पर स्थानिक घुमाव का परिणाम था और जब सभी की दृष्टि वापस आई तो उन्होंने देखा कि समुद्र कट गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने समुद्र तल भी देखा है जो कि फटा हुआ था। सिद्धार्थ और सींग वाला आदमी दोनों वापस उड़ गए। सिद्धार्थ ने मुंह भर खून उगल दिया, उसकी धमनियां हिलने लगीं। उस महत्वपूर्ण क्षण में वह चौथे रूप से स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप में बदल गया था।
वह जबरन 36 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जोड़ने से 27 तक चला गया था। लेकिन क्योंकि 36 एक्यूपंक्चर बिंदु जुड़े हुए थे, वह देख सकता था कि चौथे रूप का उपयोग करने की कोशिश करने से उसके एक्यूपंक्चर बिंदु दरारों से ढक गए थे। सौभाग्य से मैंने समय रहते अपना स्थान बदल लिया, अन्यथा मेरी मध्याह्न रेखाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती। स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप इतना राक्षसी कैसे है? सिद्धार्थ को डर की लहर महसूस हुई। उसने पहले ही स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप के लिए रून को पोषित कर लिया था। चूंकि वह तुरंत तीसरे रूप को मुक्त कर सकता था, इसलिए उसे चौथे रूप का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो उनके दिल में संकट की भावना भर गई और उन्होंने तीसरा रूप अपना लिया। और फिर भी उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उसने कभी चौथे रूप को सक्रिय करने की कोशिश नहीं की थी। वह इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन इससे लगभग आपदा आ गई। जब सिद्धार्थ वापस लौटा तो उसे सींग वाले आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। वह किसी तरह भाग गया था। यह देखकर कि उसका दुश्मन भाग गया है, वह थोड़ा शांत हो गया। नतीजतन उसने फिर से खून का एक कौर खांसा। उसने जल्दी से आदिम अराजकता मनका को ठीक करने के लिए प्रसारित किया। लेकिन सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चौथे फॉर्म का उपयोग करने के प्रयास में जो मेरिडियन उसने तोड़े थे, वे बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। क्या स्प्लिट द हेवेंस के चौथे रूप के साथ किसी प्रकार का रहस्य है? सिद्धार्थ ने सोचा। क्या हुआ? सिद्धार्थ, मेंकी और तांग वानेर वहां आए। उन दोनों ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। मैं ठीक हूं। मैं सिर्फ इस बात से नाराज हूं कि वह भाग गया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले उसे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह उस सींग वाले आदमी से मौत तक लड़ सकेगा। लेकिन फिर भी वह बच निकला। लेकिन अगर वह भागता भी नहीं तो भी सिद्धार्थ के पास उसे मारने का कोई भरोसा नहीं था। उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन की वजह से वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अपने दुश्मन को हराने के बजाय उसकी अपनी ऊर्जा ने खुद को ही घायल कर लिया था। सिद्धार्थ बहुत चिढ़ गया था। उसके साथ वास्तव में ऐसी बेवकूफी भरी बात हुई थी। आखिर क्या हुआ? ठीक इसी समय सुमो और म्यू किंगक सुआन का समूह वहां पहुंचा। वे भारी उपद्रव से आकर्षित हुए थे। अनगिनत लाशें और खून से लथपथ हर कोई युद्ध के मैदान को साफ करते हुए देखकर वे चौंक गए। आप पर हमला नहीं हुआ? मेंकी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, सब कुछ सामान्य था। यहां क्या हुआ? म्यू किंगक सुआन चिल्लाया। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। सभी शिष्यों को इकट्ठा करो। हम जुआनतियान शहर वापस जा रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। रास्ते में उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। म्यू किंगक सुआन और सुमो हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय इतना पागल हो जाएगा कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करेगा। लेकिन उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया? म्यू किंगक सुआन ने पूछा। शायद यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय को पागल होने से बचाने के लिए है। अगर सभी नए शिष्यों को मार दिया जाता है तो कम से कम उनके पास अपनी विरासत को जारी रखने के लिए पुराने शिष्य तो होंगे। लेकिन अगर पुराने और नए शिष्यों को मार दिया जाता है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तब जुआनटियन दाओ संप्रदाय को उनके साथ मौत तक की असली लड़ाई लड़नी होगी। सिद्धार्थ केवल ऐसा अनुमान लगा सकता था। हालांकि यह सबसे तार्किक अनुमान था जो वह लगा सकता था, लेकिन वह जानता था कि स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के मूर्खों को तर्क का मतलब नहीं पता था। 100 अलग अलग कोनों से इसके बारे में सोचने के बावजूद वह यह नहीं समझ पाया कि वे क्या योजना बना रहे थे। क्या गांव जियान्यान से अभी भी कोई खबर नहीं है? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने संचार रूम बंद कर दिए हैं। हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। सुमो, वांग झेन और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। बॉस, आपको ऐसा नहीं लगता? गुयांग ने पूछा। इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए अनुमान लगाना व्यर्थ है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह असंभव है। गाओ जियान्यान कोई मूर्ख नहीं है और वह जानता है कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं है। आज से हम जुआनटियन शहर में ही रहेंगे जब तक कि जानवरों का ज्वार न आ जाए, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन फिर जब जानवरों जैसी लहरें आएंगी तो समुद्री राक्षसों की संख्या भयावह स्तर तक पहुंच जाएगी, सुमो ने कहा। अब उन सभी को एहसास हो गया था कि इस बार जानवरों की बाढ़ बहुत भयानक होने वाली है। जब वे शिकार करने निकले तो एक क्षेत्र में 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षसों को खत्म करने में उन्हें बहुत समय लगा। अगर उन्होंने इस समय का फायदा उठाकर कुछ और लोगों को नहीं मारा तो जब जानवरों की बाढ़ आएगी तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। यह ठीक है। मेरे पास इसके लिए एक योजना है।
जहां तक स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की बात है तो उन्होंने इस बार बहुत कुछ खो दिया है। उनके हजारों शिष्य मारे गए और केवल 2 बच गए। उनके मूर्खतापूर्ण चरित्र के कारण यह बहुत संभावना है कि वे बदला लेने के लिए वापस आएंगे। उनके पास हमसे ज्यादा शिष्य हैं और उनके लिए समुद्र में हम पर घात लगाना बहुत आसान है। लेकिन जब तक हम अपने सैनिकों को रोके रखेंगे वे जुआंटियन शहर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर यह 2 संप्रदायों के बीच परस्पर विरोधी विचारों जितना सरल नहीं रह जाएगा। वे हिम्मत नहीं करते, सिद्धार्थ ने कहा। हम संप्रदाय को इसकी सूचना क्यों नहीं देते? म्यू किंगक्सुआन ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है। जुआन मास्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और हमें जो भी हो रहा है उसे खुद ही सुलझाना होगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अगर हमने इसकी सूचना दी तो वे क्या करेंगे? एल्डर इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं कि संप्रदाय बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भेजे? क्या यह उनके लिए आत्महत्या नहीं है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। लेकिन म्यू किंगक्सुआन ने शुरुआत की। किंगक्सुआन सिद्धार्थ कमांडर है। उसकी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए पूछते मत रहो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम चिंता करने वाले बन रहे हो? सुमो ने कहा। तुम मुझसे ऐसी बात कह रहे हो? आज रात मेरे कमरे में मत आना, म्यू किंगक्सुआन ने घोषणा की। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने गलत कहा था। वह लाल हो गई और भाग गई। बाकी सभी लोग अजीब तरह से सुमो को देख रहे थे। सिद्धार्थ ने ताली बजाई। किसने सोचा होगा कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो इतने कुशल होंगे? बधाई हो, बधाई हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो बहुत शक्तिशाली हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो दबंग है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो शक्तिशाली और दबंग है। गुयांग और अन्य लोग यह चाह रहे थे कि पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाए और उन्होंने खुशी मनाई। सुमो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह रोना चाहता है। वह बस कुछ सलाह देना चाहता था और उसे ऐसी स्थिति में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह अपना मुंह भी नहीं खोलता। सबके सामने वह सिर्फ मुस्कुराकर ही जा सकता था। लेकिन सभी को पता था कि सुमो के लिए अगले कुछ दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपने नुकसान की जांच की। 10,000 कीट गेड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जबकि हेवन फीमेल एलायंस ने कुछ 100 लोगों को खो दिया था। ड्रैगन ब्लड लीजन के 2 दर्जन लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। यह गो रैन के कवच का नतीजा था। सिद्धार्थ ने वांग जेन को सुमो के समूह से कुछ लोगों को लाने के लिए कहा। सुमो के समूह में वे शिष्य शामिल थे जो दिव्य जानवर हवेली, हेगेमॉन हॉल और फ्लेम गेट से आए थे। सुमो ने अपने कुछ विशेषज्ञों को उनका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन यह मुश्किल था। जहां तक स्वर्गीय महिला गठबंधन का सवाल है, वे केवल महिलाओं को ही स्वीकार करते थे, इसलिए केवल वांग जेन ही उनका नेतृत्व कर सकते थे। सिद्धार्थ ने वांग जेन को 10,000 नए शिष्य बनाने के लिए कहा, जिससे वह कूद पड़ा। वह इतने लोगों का नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि युद्ध के कारण उसके पक्ष की शक्ति कम हो गई थी। उसे लगा कि वह इतने लोगों को अपने पीछे आने के लिए राजी नहीं कर सकता। तुम अपने लोगों का नेतृत्व कर पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने अधीनस्थों में से प्रत्येक के साथ भाई जैसा व्यवहार कर पाओगे या नहीं। जहां तक ताकत के पहलू की बात है, वह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ति को थोड़े समय में विस्फोटक रूप से बढ़ने दूंगा। सिद्धार्थ ने वांग जेन के कंधे पर थपथपाया। एक बार जब वे जुआंटियन शहर में वापस आ गए तो सिद्धार्थ ने पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। जुआंटियन शहर में पीछे छूटे शिष्यों पर हमला नहीं हुआ था और सब कुछ सामान्य था। गोरान एकांत में आगे बढ़ने में व्यस्त था। सिद्धार्थ और अन्य लोगों को खून से लथपथ देखकर और यह देखकर कि बहुत से लोग वापस नहीं लौटे थे, वे स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। सिद्धार्थ का इस खबर को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। जब सभी को पता चला कि यह स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय द्वारा किया गया था तो वे सभी क्रोधित हो गए। वे तुरंत उनके साथ इस मामले को सुलझाना चाहते थे। पिछली बार स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय जुआंटियन दाओ संप्रदाय को भड़काने के लिए आया था, जिसने उन्हें पहले ही क्रोधित कर दिया था। अब वे उन्हें जीवन और मृत्यु के दुश्मन के रूप में देखते थे। जब उन्होंने सुना कि उनमें से केवल 2 ही बच निकलने में सफल रहे तथा बाकी मारे गए तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस दौरान शहर से बाहर न जाएं। अगर वे शिकार पर जाना चाहते हैं तो वे केवल समुद्र तट पर ही शिकार करने जा सकते हैं। शिकार करना और तट पर गश्त करना जरूरी था क्योंकि उन्हें समुद्री राक्षसों की हरकतों पर नजर रखनी थी।
यह वह समय था जब जानवरों का ज्वार आता था। जानवरों के ज्वार से ठीक पहले बड़ी संख्या में समुद्री राक्षस इकट्ठा होने लगते थे। सिद्धार्थ ने वांग जेन से बात करना शुरू किया। उसने उसकी स्थिति के बारे में थोड़ा और जानना चाहा। वांग झेन को बहुत नुकसान हुआ। समुद्र में उसने अपने कई कीटों को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया था, जो उड़ना भी नहीं जानते थे। जो कीट उड़ सकते थे उनमें से 100वें हिस्से से भी कम बच पाए थे। लेकिन कीट पालकों का एक अद्भुत पहलू यह था कि जब तक उनके पास पर्याप्त संसाधन थे वे लगातार अधिक कीटों का प्रजनन कर सकते थे। ये कीट बहुत तेजी से प्रजनन कर सकते थे, बशर्ते उनके पास पर्याप्त भोजन हो। उनकी कीट सेना को जल्दी से बहाल किया जा सकता था। सभी शिष्यों के पास अपने स्थानिक छल्लों में दर्जनों 9वीं श्रेणी के समुद्री दानवों की लाशें थीं। वे वांग झेन के लिए सबसे अच्छे संसाधन थे। अपने पास मौजूद हर तरह के कीड़े मुझे दिखाओ और उनका परिचय दो, सिद्धार्थ ने कहा। वांग झेन ने सैकड़ों अलग अलग कीड़े बुलाए। वे सभी तरह के थे। कुछ का इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाता था, कुछ का इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता था, कुछ का इस्तेमाल लाशों को साफ करने के लिए किया जाता था और कुछ का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए किया जाता था। वांग झेन की कीटों से लड़ने वाली प्रजाति को बढ़ने के लिए हर दिन कुछ कीटों का सेवन करना होगा। जहां तक खाने वाले कीड़ों की बात है, उन्हें खून और मांस की जरूरत थी। मांस के भीतर की ऊर्जा को उसके खाने वाले कीड़ों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता था और उसे उसके दूसरे कीड़ों को दिया जा सकता था। यह सुअर पालने जैसा ही था। वांग झेन के पास एक शक्तिशाली मां कीट भी थी। उसके अनुसार यह मां कीट उसके मन और आत्मा से जुड़ी हुई थी। इसी के कारण वह अपनी कीट सेना को नियंत्रित कर पाता था। हालांकि मां कीट केवल 9वीं रैंक के आरंभ में ही थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य कीटों को नियंत्रित किया जा सके, उनकी शक्ति निश्चित रूप से मां कीट से आगे नहीं बढ़ सकती थी। यही कारण था कि वांग झेन के अन्य कीट अधिकतम 8वें रैंक के शिखर पर थे। यदि वे कुछ अधिक शक्तिशाली होते तो मां कीट उन्हें दबा नहीं पाती और फिर वे विद्रोह कर देते। सिद्धार्थ ने विशाल सुनहरी मां कीट को देखा। यह 7 धब्बेदार लेडीबग की तरह थी, लेकिन इसके खोल से धातु जैसी चमक निकल रही थी। इसकी रक्षात्मक शक्ति चौंकाने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह 6ठी श्रेणी के सेलेस्टियल्स की जादुई कलाओं को रोकने में सक्षम था। लेकिन यह स्पष्ट था कि यह मां कीट केवल बचाव में ही माहिर थी और उसके पास शक्तिशाली हमले नहीं थे। सिद्धार्थ ने उसके सार रक्त की एक बूंद निकाली। वह सुनहरी और बहुत चमकीली थी। आपकी मां कीट कितनी मजबूत हो सकती है? सिद्धार्थ ने पूछा। 10वीं रैंक। इतना मजबूत? सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। भाई लॉन्ग, हालांकि यह 10वीं रैंक तक बढ़ सकता है, लेकिन जो वास्तव में ऐसा करते हैं वे अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल है और यह बहुत धीमी है। इसके अलावा कुछ साल पहले मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई में था और मेरी मां कीट गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पिछले कुछ सालों से यह ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे संसाधन सीमित हैं और मैं इसकी बहुत मदद नहीं कर सकता। इसलिए मां कीट की वृद्धि बहुत बहुत धीमी है, वांग झेन ने कहा। ऐसा लगता था कि कीट पालन भी एक बहुत बड़ा पेशा है जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। गरीब लोग तो इसे आजमा भी नहीं सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे आपकी मातृ कीट के बारे में सामान्य जानकारी है। चूंकि इसकी सीमा 10वीं रैंक है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। किस बात की चिंता है? मैं कुछ दिनों में तुम्हारी मां कीट को आगे बढ़ने देने के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग करूंगा। मैं इसे देर से 9वें रैंक तक बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं, सिद्धार्थ ने एक पल सोचने के बाद कहा। लेकिन यह असंभव है, वांग झेन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी मां कीट ने शुरुआती 9वीं रैंक तक पहुंचने से पहले 8वीं रैंक के शिखर पर 3 साल बिताए थे। लेकिन सिद्धार्थ उसे कुछ ही दिनों में देर से 9वीं रैंक तक ले जाना चाहता था। अगर कोई और ऐसा कहता तो उसे लगता कि यह सिर्फ मजाक है। लेकिन सिद्धार्थ की ओर से ऐसा कहने पर उसे बहुत खुशी हुई। बहुत खुश मत होइए। इसे 9वीं रैंक तक बढ़ाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक खाली साधना आधार है। इसमें दबाव तो होगा, लेकिन असली शक्ति नहीं। मेरी औषधीय गोलियां इसकी साधना आधार को बढ़ा देंगी, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ना होगा और पकड़ना होगा। लेकिन सिर्फ इसकी साधना आधार को बढ़ाना ही आपको बहुत फायदा पहुंचाने के लिए काफी है। समझे? सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैं समझता हूं। जब तक मेरी मां कीट 9वीं रैंक तक पहुंचती है, मैं अपनी कीट सेना में जनरलों के रूप में मध्य 9वीं रैंक के कीटों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा।
हे भगवान, मैं लगभग इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वांग झेन ने सारी शांति खो दी क्योंकि वह उत्साह से भर गया था। क्या वह मजाक कर रहा था? 9वीं श्रेणी के हजारों कीड़ों की सेना, क्या वह पूरी तरह से बेजोड़ नहीं होगा? मैंने अभी काम पूरा नहीं किया है। मैं आपके फीड कीटों के लिए एक तरह का औषधीय अमृत भी परिष्कृत करूंगा। यह उन्हें तेजी से बढ़ने देगा और जब वे मांस और रक्त की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो वे एक तरह की विस्फोटक वृद्धि से गुजरेंगे। यह आपके फीड कीटों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लड़ाकू कीट उन्हें आसानी से खा सकते हैं और इससे कोई समस्या नहीं होगी। वे सभी तेजी से बढ़ेंगे। मैं अभी आपके लिए कुछ परिष्कृत करूंगा और बाद में मैं आपको सूत्र दूंगा। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब भी आप इसे स्वयं बना पाएंगे। अरे, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही सिद्धार्थ बोल रहा था, वांग ज़ेन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सिद्धार्थ ने छलांग लगाई और जल्दी से उसे ऊपर खींच लिया। मैं भाई लॉन्ग की दयालुता को हमेशा याद रखूंगा, वांग ज़ेन ने कसम खाई। सिद्धार्थ उसे सिर्फ औषधीय अमृत नहीं दे रहा था, वह उसे सूत्र भी दे रहा था। यह जानना जरूरी था कि ऐसे गुप्त सूत्र बेहद कीमती थे। ऐसे कई मामले हुए हैं जब पिता और बेटे दुश्मनी कर लेते हैं या भाई सिर्फ एक कीमती सूत्र के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जहां तक इस तरह के फार्मूले की बात है तो यह वांग ज़ेन के लिए उसके जीवन जितना ही कीमती था। इतना गंभीर मत बनो, सिद्धार्थ अवाक रह गया। वांग झेन ने अपना सिर हिलाया। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे भाइयों के लिए भी है। एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मुझे सिर्फ उन्हें मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा। वह एहसास वाकई दर्दनाक है। मैं इसे दूसरी बार महसूस नहीं करना चाहता। अच्छा, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। अब जब तुम समझ गए हो कि कैसे भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, तो जो कोई भी तुम्हारे साथ आएगा उसे निश्चित रूप से कोई तकलीफ नहीं होगी। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर थपथपाया। वांग ज़ेन बहुत भावुक हो गया। सिद्धार्थ की स्वीकृति पाकर ऐसा लगा जैसे उसे जीवन भर का गौरव मिल गया हो। वांग ज़ेन से अलग होने के बाद उसने पूरे जुआनटियन शहर पर नजर डाली। चीजों को सुरक्षित रखने के लिए मेंग्क्यू ने जुआनटियन शहर को पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में शामिल कर लिया था। यह आध्यात्मिक क्षेत्र 4 सुनहरी छोटी घंटियों पर आधारित था जो पूरे शहर में फैली हुई थीं। वे एक विशेष प्रकार की आत्मा वस्तु थीं जो उसे पूरे जुआनटियन शहर पर नजर रखने की अनुमति देती थीं। इस बार के चुपके हमले ने उन सभी को खतरे का एहसास दिलाया था। वे अब जुआनटियन दाओ संप्रदाय के भीतर नहीं थे और उनकी रक्षा के लिए कोई नियम नहीं थे। उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सिद्धार्थ शहर के राजा के महल में वापस लौटा। गुयांग को बुलाकर उसने 86 रैंक 6 स्वर्गीय दाव फल और 1500 रैंक 5 स्वर्गीय दाव फल निकाले। ये इस बार युद्ध में उसकी सबसे बड़ी लूट थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय वास्तव में जुआनटियन दाओ संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली था। उनके नए शिष्यों में से कई को 5वें स्थान पर पदोन्नत किया गया था। इसके लिए अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। उनके वरिष्ठ शिष्यों में से लगभग 10वां हिस्सा 6ठे दर्जे के दिव्य थे। जहां तक जुआनतियान दाओ संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्यों की बात है तो 1000 में से केवल एक ही 6ठे दर्जे का दिव्य था। इस अनुपात से दोनों संप्रदायों के बीच वित्तीय ताकत में अंतर का पता चलता है। हालांकि इस शक्ति अंतर ने सिद्धार्थ को फायदा पहुंचाया। चाहे मृत सेलेस्टियल जन्मजात हो या अर्जित सेलेस्टियल, एक बार जब उनके स्वर्गीय दावरून आदिम अराजकता मनका द्वारा अवशोषित हो गए और स्वर्गीय दाव फलों में संघनित हो गए तो उन्हें खाने वाले लोग जन्मजात सेलेस्टियल होंगे। सबसे अधिक भयावह बात यह है कि यदि वे पतित शिष्य स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय के क्षेत्र में पहुंच गए होते तो स्वर्गीय दाव फल उसे खाने वाले को भी वह क्षमता प्रदान कर देता। 6ठी रैंक के 50 स्वर्गीय दाव फल उपचार करने वाले शिष्यों को दो, बाकी को सबसे अधिक क्षमता वाले योद्धाओं में बांट दो। जहां तक रैंक 5 के स्वर्गीय दाव फलों की बात है तो उन्हें सबसे पहले ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को दो और फिर सबसे मजबूत ड्रैगन मार्क योद्धाओं को चुनो, सिद्धार्थ ने कहा। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन में 13,000 से ज्यादा सदस्य थे। अभी भी सिर्फ 4 कप्तान थे, लेकिन अब 360 दस्ते के नेता थे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ड्रैगन ब्लड योद्धा एक दस्ते का नेता था। इस तरह प्रत्येक दस्ते में 30 से अधिक लोग शामिल होते थे और युद्ध के दौरान चीजों को नियंत्रित करना आसान होता था। दस्ते के नेताओं को स्वाभाविक रूप से मजबूत होना चाहिए, इसलिए रैंक 5 स्वर्गीय दाव फल पहले उन्हें दिए जाएंगे। जहां तक रैंक 6 स्वर्गीय दाव फलों को उपचार करने वाले शिष्यों को दिए जाने की बात है, गुयांग ने थोड़ा संकोच किया था, लेकिन फिर इसके बारे में सोचते हुए उपचार करने वाले शिष्य ही ड्रैगन ब्लड लीजन के जीवन की रक्षा करते थे।
उन्हें शक्तिशाली होना चाहिए। नरकीय शैतानी रसातल में लड़ाई के दौरान उन्होंने अनुभव किया था कि उपचार करने वाले शिष्य कितने महत्वपूर्ण थे, अन्यथा उस लड़ाई में काफी हताहत हुए होते। गुयांग के चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने पास बचे हुए चौथे दर्जे और उससे नीचे के स्वर्गीय दाव फलों को देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या झेंग वेनलोंग उन स्वर्गीय दाव फलों को भेजने में कामयाब हो पाया है। सिद्धार्थ ने यू शियाओ कियान के बारे में सोचा। उसने बड़ी संख्या में स्वर्गीय दाव फल भेजे थे ताकि मूल शैतान जाति मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर खुलेआम घूमकर संसाधन जुटा सके। अब उसके पास स्वर्गीय दाव फलों का एक और ढेर था, लेकिन वह उन्हें किसी के साथ बेतरतीब ढंग से भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर यह रहस्य उजागर हो जाता तो वह मर जाता। इस रहस्य को सही मायने में जानने वाले एकमात्र लोग थे तांग वानेर, मेंग्क्यू, गुयांग, गुओरान और कुछ अन्य। ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन मार्क योद्धा केवल इतना जानते थे कि वे फल थे। उन्हें सच्ची कहानी नहीं पता थी। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले। ऐसा नहीं था कि उसे उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा यह उतना ही खतरनाक होगा। फिर उनके दुश्मन उस पर नजर रखेंगे और इससे उसकी जान भी जा सकती है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सिद्धार्थ गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में चला गया। कुछ वांग जेन के लिए थीं और कुछ हुआ शियू के लिए। उसे इस समय का लाभ उठाकर हुआ शियू को उस चीज को खत्म करने में मदद करनी थी। सिद्धार्थ ने वांग जेन के लिए गोलियां परिष्कृत करने में पूरा दिन बिताया। माकीट बहुत बड़ी थी और उसे उच्च श्रेणी की गोलियां चाहिए थीं। इसके अलावा प्रभावी होने के लिए उसे सैकड़ों गोलियों की आवश्यकता थी। जहां तक औषधीय अमृत की बात है तो उसे और भी ज्यादा की जरूरत थी। सौभाग्य से उसे इसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए वो लोंग था और यह सब बहुत आसानी से हो गया। अन्यथा इतना परिष्कृत करने में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। जब वांग झेन को औषधीय गोलियां मिली तो उसने उन्हें सीधे अपनी मां कीट को दे दिया। उसने अपने चारे के कीड़ों को पालने के लिए भी अमृत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने सभी शिष्यों को 9वीं रैंक के समुद्री दानव की लाशें वांग जेन को देने को प्राथमिकता दी। हर कोई इसके समर्थन में था। अपने अधीनस्थों की रक्षा के लिए इतने सारे कीड़ों की बलि देकर उसने उनका सम्मान जीत लिया था। इसके अलावा 9वीं रैंक के समुद्री राक्षसों का सबसे कीमती पहलू उनका मूल था। उनकी लाशें केवल 10वें हिस्से के बराबर थीं, इसलिए लोगों को इतनी परवाह नहीं थी। उन्होंने लाशों को सीधे वांग झेन को मुफ्त में दे दिया। मूल रूप से वांग जेन लाशों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपने कोर का उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन सभी शिष्यों ने उसे मना कर दिया। उनमें से कुछ ने तो यह भी कहा कि वांग जेन अनुचित व्यवहार कर रहा था। वांग झेन बहुत भावुक हो गया। उसने समुद्री दानवों की लाशें ले लीं। उनके साथ वह अपने कीटों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पालने में सक्षम होगा। वांग झेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चारे के कीड़े उसकी अपेक्षा से भी अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। मूल रूप से उसके चारे के कीड़ों को परिपक्व होने में 5 दिन लगते थे, लेकिन अब वे कुछ ही घंटों में परिपक्व हो गए। इसके अलावा औषधीय अमृत के प्रभाव से उनमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा 10 गुना अधिक थी। यह सिद्धार्थ की भविष्यवाणी से भी अधिक थी। अब जब उसके पास पर्याप्त मांस था तो वांग जेन अपनी कीट सेना को पागलों की तरह बढ़ा रहा था। उसकी मां कीट औषधीय गोलियों के पहले बैच का सेवन करने के बाद आसानी से मध्य 9वीं रैंक तक पहुंच गई थी। इसके अलावा यह जल्द ही देर से 9वीं रैंक तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर थी। अब वांग जेन सिद्धार्थ की क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त था। जिस तरह वांग जेन पागलपन की हद तक विभिन्न कीड़ों का प्रजनन कर रहा था, उसी तरह सिद्धार्थ अभी भी अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का उपयोग करने के प्रयास की प्रतिक्रिया अभी भी उसे परेशान कर रही थी। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन प्राइमल कैओस बीड को 2 दिनों तक पूरी शक्ति से इस्तेमाल करने के बाद ही उसके मेरिडियन धीरे धीरे ठीक हुए। इससे सिद्धार्थ को झटका लगा। आदिम अराजकता वाला स्थान जीवन से भरपूर था। हड्डियां और अंग कुछ सांसों में फिर से विकसित हो सकते थे और फिर भी कुछ मेरिडियन की मरम्मत में 2 दिन लग गए थे। सिद्धार्थ ने स्प्लिट द हेवंस के पहले रूप का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। कोई समस्या नहीं थी। उसके 9 एक्यूपंक्चर बिंदु सुचारू रूप से जुड़े हुए थे। दूसरा फॉर्म भी कोई समस्या नहीं थी। तीसरा फॉर्म भी कोई समस्या नहीं थी। उसने धीरे धीरे चौथा फॉर्म भी आजमाया। उनका आध्यात्मिक युआन 28 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर बह रहा था। 29, 35। पहले 35 एक्यूपंक्चर बिंदु बिना किसी समस्या के आसानी से जुड़ गए,
लेकिन जब उन्होंने इसे अंतिम एक्यूपंक्चर बिंदु से जोड़ने की कोशिश की तो उनके 1,08,000 अमर प्लेटफॉर्म वास्तव में अपनी ऊर्जा को 36वें एक्यूपंक्चर बिंदु में स्वचालित रूप से डालना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे 1,08,000 नदियां एक ही बांध में पागलों की तरह गिर रही हों। बांध तुरंत बहकर टूट जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ तैयार था और उसने तुरंत अपनी ऊर्जा फैला दी थी, फिर भी वह ठंडे पसीने से लथपथ था। यदि उसने सहज रूप से खतरे को नहीं भांप लिया होता और स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के उस विशेषज्ञ से लड़ते समय चौथे रूप का उपयोग करना नहीं छोड़ा होता, तो संभवतः उसके पास एक भी शव नहीं बचता। क्या हो रहा है? सीनियर फेंग जिंगली ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? या फिर यह हो सकता है, क्या यह 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की वजह से हो सकता है? सिद्धार्थ उलझन में था। जब उसने आखिरी एक्यूपंक्चर बिंदु को जोड़ने की कोशिश की तो उसके 1,08,000 अमर मंच अपनी सारी ऊर्जा वहीं केंद्रित कर देंगे। इसके अलावा यह एक तरह की तात्कालिक ऊर्जा थी जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह सहन कर सकता था। यह भयानक हमला कुछ ऐसा नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। सिद्धार्थ बहुत हिल गया था। शायद स्प्लिट द हेवंस पहले ही 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट की वजह से अपने मूल दायरे से भटक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्प्लिट द हेवंस की साधना करने वाले हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के शिष्यों ने एक विशेष साधना तकनीक में प्रशिक्षण लिया था, बैटल गॉड सेक्रेड कैनन। यह साधना तकनीक स्प्लिट द हेवंस के साथ एक सेट थी। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने बैटल गॉड सेक्रेड कैनन में प्रशिक्षण नहीं लिया था और उसने इसके बजाय 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट के माध्यम से स्प्लिट द हेवंस का उपयोग किया। इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि इसमें एक बड़ा अंतर था। मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। एक शक्तिशाली युद्ध कौशल होने के बावजूद इसका उपयोग न कर पाना बहुत बड़ी बर्बादी है। सिद्धार्थ सोच में डूब गया और धीरे धीरे अपने 4 क्यूई समुद्रों की ऊर्जा को प्रसारित किया। उसने अपने कुछ अमर प्लेटफार्मों से ऊर्जा निकाली और उसे अपने 4 क्यूई समुद्रों में मिला दिया। उसने एक बार फिर स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने की कोशिश की और यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक समाधान प्रतीत होता है। काम को विभाजित करके उसके क्यूई समुद्र ने उसके अमर प्लेटफार्मों को नियंत्रित करना समाप्त कर दिया। उसने अपने क्यूई समुद्रों में ऊर्जा डालना जारी रखा, जबकि उसके शेष अमर प्लेटफार्मों ने स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने के लिए ऊर्जा भेजी। जब वह 36वें एक्यूपंक्चर बिंदु पर पहुंचा तो सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा बिखेर दी। उसने पाया कि उसके आधे अमर प्लेटफार्मों की ऊर्जा भी उसके एक्यूपंक्चर बिंदु के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई परीक्षणों के बाद उसे अंततः एक सीमा मिल गई जिसे वह सहन कर सकता था। यदि वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का उपयोग करना चाहता था तो वह अपने अमर प्लेटफार्मों का केवल 1/4 ही उपयोग कर सकता था। इन सभी परीक्षणों के माध्यम से उसने पाया कि स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप वास्तव में क्रूर है। यदि इसे सक्रिय किया जाता है तो यह उसके अमर प्लेटफार्मों के 1/4 हिस्से के भीतर की सारी ऊर्जा को तुरंत निकाल लेगा। उसने इसकी शक्ति का परीक्षण करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने सोचा कि उसे अपनी 1/4 ऊर्जा कैसे खर्च करनी होगी तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वैसे भी जल्दी या बाद में एक अवसर आएगा और वह जल्दी में नहीं था। वह पहले ही समझ चुका था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दिन भर वह गोलियों को परिष्कृत करने में लगा रहा। अगली सुबह वह हुआ शियू को खोजने गया। एक निजी कमरे में जिसमें सिर्फ वे दोनों थे, माहौल थोड़ा अजीब था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास गोलियां तैयार की हैं और वे तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेंगी, लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वह चीज तुम्हारे शरीर में बहुत लंबे समय से है और उसे निकालना बहुत दर्दनाक होगा, सिद्धार्थ ने गंभीरता से चेतावनी दी। वह शियू थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सिर हिलाया क्योंकि उसे पिछली बार का दर्द अभी भी याद था। अपनी आत्मा को चीर देने का वह एहसास उसके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था। वह शियू ने सिद्धार्थ द्वारा उसके लिए परिष्कृत की गई उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां खा लीं। औषधीय ऊर्जा तेजी से फैल गई, जिससे हुआ शियू एक पवित्र प्रकाश से चमक उठी। उस रोशनी ने उसके कपड़ों को लगभग पारदर्शी बना दिया, जिससे उसके सभी महत्वपूर्ण अंग दिखाई देने लगे। वह शियू पूरी तरह से लाल हो गई और उसने दूसरी ओर देखा। वह सिद्धार्थ का सामना करने में असमर्थ थी। सिद्धार्थ ने सांस फूली। एक बेमिसाल सुंदरता को देखकर, जो बिना कपड़ों के दिख रही थी, उसका मुंह सूख गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सारे खूबसूरत विचार बाहर निकाल दिए और खुद को चेतावनी दी कि उसे कुछ उचित काम निपटाने हैं। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को प्रसारित करते हुए जब वह हुआ शियू की छाती तक पहुंचा तो उसकी हथेली से एक हल्की रोशनी आई।
काली क्यूई उसके सौर जाल के ठीक नीचे स्थित थी। वह बहुत ही अजीब जगह थी। सिद्धार्थ का हाथ उसकी छाती के सामने बहुत देर तक रुका रहा क्योंकि वह नीचे दबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि हुआ शियू की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें स्पष्ट रूप से तेज थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। यह एक अद्वितीय सुंदरता थी। अरे सिद्धार्थ, अब तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर सिद्धार्थ। जितना ज्यादा तुम हिचकिचाते हो उतना ज्यादा लगता है कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो। सिद्धार्थ ने अपने दांत भींचे और दबाया। उस कोमल एहसास ने उसके दिल को झकझोर दिया। आह! हुआ शियू कांप उठी। उसके ढके हुए मुंह से एक हल्की चीख निकली और इसने सिद्धार्थ के खून को तुरंत उफान पर ला दिया। ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट का संचार रुक गया तथा उसकी हथेली की रोशनी भी फीकी पड़ गई। हुआ शियू ने अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया था। माफ करना, मुझे इतनी आवाज नहीं करनी चाहिए थी। वह रोना अनैच्छिक था, लेकिन फिर भी वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ भी शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सका। वह इतनी खुशी की आवाज कैसे सहन कर सकता था? क्या तुम घबरा रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हें पसीना आ रहा है। हुआ शियू ने असहज माहौल को कम करने की कोशिश की। अभी सिद्धार्थ पसीने से लथपथ था, जबकि आमतौर पर उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। उसने स्वर्ग गमन जादू संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की, लेकिन वह अभी भी बहुत तनाव में था। थोड़ा सा। बस मेरे पास अनुभव नहीं है, सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। लेकिन यह कहने के बाद उसे पछतावा हुआ। पिछली बार क्या हुआ था? हुआ शियू ने चिढ़ाते हुए पूछा। पिछली बार बहुत जल्दी हो गई थी और यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सिद्धार्थ को यह देखकर थोड़ी राहत मिली कि हुआ शियू ने उसे चिढ़ाने की हिम्मत की। उसे इसे बस एक छोटी सी बात समझनी थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम इस तरह से कहोगे तो तांग वानेर तुम्हें पीट देगा? हुआ शियू हंसा। हम्मा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूं? सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी। बस उससे पूछो, वह मुझे कब नहीं पीटती। धीरे धीरे अजीब सा माहौल कम हो गया। वे दोनों अब उतने घबराए हुए नहीं थे। अगर आप घबराए हुए हैं तो आप छू सकते हैं, बस तब तक जब तक आप घबराए हुए नहीं हो जाते, मेरी मदद करने से पहले। हुआ शियू एक बार फिर लाल हो गई। हे भगवान, यह इतनी अच्छी बात थी, लेकिन वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि वह ऐसा कर सके? मैं चाहता हूं, लेकिन अगर वानेर को यह पता चल गया तो मैं शायद 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। सिद्धार्थ ने बेबसी से कहा। मैं वादा करता हूं, इसे गुप्त रखूंगा। हुआ शियू की आवाज फुसफुसाहट से कम थी, फिर भी यह गंभीर थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि सिद्धार्थ सिर्फ मजाक कर रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि इस तरह से जारी रखना उनके रिश्ते को और भी ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, शियू, हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। एक बार दवा का असर खत्म हो जाने के बाद हम इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, चलो शुरू करते हैं। हुआ शियू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखें बंद करके और सभी विचलित करने वाले विचारों को बाहर निकालकर उसकी हथेली पर रोशनी फिर से प्रकट हुई और उसने धीरे से उसे हुआ शियू की छाती पर दबाया। भनभनाना। काली ची एक बार फिर उसके सीने से बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत काले सेंटीपीड उसकी हथेली के चारों ओर रेंग रहे हों। हुआ शियू के चेहरे पर दर्द के कारण हल्की सी उलझन थी, लेकिन औषधीय अमृत के प्रभाव से यह पिछली बार से बहुत बेहतर था। उसने कोई आवाज नहीं की। इसे सहन करो, मैं इसे बाहर निकालूंगा। सिद्धार्थ ने 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट पर जोर दिया, जिससे उसकी हथेली से आने वाली रोशनी और मजबूत हो गई। अधिक से अधिक काली क्यूई दिखाई दी और अंत में सिद्धार्थ ने अपनी छाती से 3 मीटर की काली आकृति निकाली। मेरे जादू को तोड़ने की हिम्मत कौन करता है? अचानक एक बुजुर्ग चेहरा जो ठंडा और सख्त दोनों था, काली क्यूई के भीतर प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक काली आकृति बनाई। वह काली आकृति ऑक्टोपस जैसी थी, लेकिन उसमें अनगिनत तंतु थे जो भयावह सेंटीपीड जैसे थे। इसका आधा हिस्सा सिद्धार्थ द्वारा बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन अब काली आकृति भयंकर संघर्ष कर रही थी। हुआ शियू के शरीर से बाहर निकाले जाने से इनकार कर रही थी। इस समय काली क्यूई के भीतर एक बुजुर्ग प्रकट हुआ, जो त्रिकोणीय आंखों से सिद्धार्थ को घूर रहा था। यह वही है, वह वही है जो मेरे परिवार के पास आया था। उफ! हुआ शियू उस आकृति को देखते ही तुरंत चिल्लाई, लेकिन फिर उसके मुंह से खून निकल आया।
बेटे, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। कुछ लोग तुम्हारे उकसाने से नहीं भड़क सकते। अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत रुक जाओगे, बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। तुम जानते हो, मैंने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी हैं और मैं बहुत होशियार भी नहीं हूं। तुम क्या कह रहे हो? सिद्धार्थ ने बेवकूफी का नाटक किया, जबकि उसने चुपचाप जमीन में बिजली गिरा दी। मूर्ख बच्चे, यदि तुमने मुझे अपमानित किया तो तुम्हारा परिवार और यहां तक कि तुम्हारा संप्रदाय भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। थोड़ा और शेखी बघारो। शायद सितारों और ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में कुछ कहो। मैंने ऐसे दिखावटी शब्द कई बार सुने हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा और शेखी बघारो तो शायद मैं तुम पर यकीन कर लूं, सिद्धार्थ ने कहा। आप? ठीक इसी समय शेष काली क्यूई पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी और अब वह प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। कमीने, बस तुम रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की को बचा सकते हो तो सपने देखते रहो, बुजुर्ग ने गुस्से में एक हाथ से एक सील बनाई। एक बड़ा हाथ अचानक काली क्यूई से बाहर निकलकर हुआ शियू की छाती पर चला गया। बेवकूफ, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। हुआ शियू की छाती के सामने अचानक एक चमकता हुआ ड्रैगन प्रकट हुआ जो काले हाथ को निगल रहा था। काली क्यूई में बुजुर्ग ने 3 बार खून के बड़े बड़े घूंट खांसे। लेई लोंग द्वारा उस काले हाथ को खाए जाने से वह स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। ओह माय, तुम्हें अभी भी मासिक धर्म आता है? और इतनी उम्र में भी, और इतना कुछ? बूढ़े आदमी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं है, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। तुम पफ्फट, बुजुर्ग ने एक बार फिर से मुंह में खून भरकर खांसा। काली क्यूई में उसकी छवि अस्थिर होने लगी और फिर वह गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह छवि धुंधली हुई, बुजुर्ग की उग्र दहाड़ गूंजी। बेटे रुको, मैं निश्चित रूप से पता लगा लूंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संप्रदाय को मार डालूंगा। ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र के भीतर एक बुजुर्ग की उग्र दहाड़ एक ऊंचे टॉवर से गूंजी जो बादलों को भेदती हुई जा रही थी। कमीने, मुझे देखने दो कि वह लड़की कहाँ है, बुजुर्ग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने अंगूठे को अपनी 4 उंगलियों पर लगातार दबाते हुए। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह कैसे संभव है? उसका भाग्य मुझसे छिपा हुआ है। यह निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं घायल हो गया था। फिर देखते हैं कि वह बेवकूफ कौन था। टकराना। जैसे ही बुजुर्ग ने बिना किसी चेतावनी के हाथ की मुहर बनाई, उसका आधा शरीर तुरंत फट गया। असंभव, उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया और वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। अनगिनत सफेद वस्त्र पहने विशेषज्ञ टावर के ऊपर उड़े। यह देखकर कि बुजुर्ग का आधा शरीर फट चुका था, वे सभी भयभीत हो गए। मंडप मास्टर, जल्दी करो और मुझे चिकित्सकों के पास ले चलो। बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया। आखिर में उसने एक खास दिशा में ठंडी निगाह से देखा। यह वही दिशा थी जहां सिद्धार्थ था। काली क्यूई फट गई। सिद्धार्थ ने अपनी वज्र शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। हुआ शियू के लिए वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। सिद्धार्थ ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। उसके शरीर की जांच करते हुए उसने देखा कि उसने अपने आत्मा रक्त का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था और उसका डेंटियन गहराई से हिल गया था। सौभाग्य से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं हुई थी। अन्य चोटें तो दवाइयों से ठीक हो जाती थीं, लेकिन आत्मा की चोटें तकलीफदेह होती थीं। उन्हें लंबे समय तक धीमे पोषण की जरूरत होती थी। हुआ शियू को कुछ और औषधीय गोलियां देने के बाद सिद्धार्थ झाओ जियान को हुआ शियू की देखभाल करने के लिए बुलाकर चला गया। हुआ शियू अगले दिन जागी। जब मिंग क्यू, तांग वानेर और सिद्धार्थ उसे देखने आए तो उन्होंने देखा कि वह अभी भी पीली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अवर्णनीय दांव आकर्षण बह रहा था। 6ठी रैंक के दिव्य प्राणी के रूप में जागृत होने पर बधाई। तांग वानेर हैरान थी लेकिन उसके लिए खुश थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास 6 जन्मजात स्वर्गीय दावरून थे, 5वीं रैंक से 6ठी रैंक पर जाना आगे बढ़ना नहीं बल्कि जागृति कहलाता था। यह सब सिद्धार्थ की बदौलत है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। हुआ शियू की आवाज में माफी की भावना थी। मैं मुसीबत पैदा करने में माहिर हूं। मुझे मुसीबत पसंद है और मुसीबत को मैं पसंद हूं। मुझे बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई है। सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। उसे इतनी परेशानी थी कि उसे कुछ स्वर्गीय भाग्य मंडप जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। चाहे वे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वह अपने किसी दोस्त को बिना मदद किए मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वह उदासीन था। यह बहुत अच्छी खबर है।
आपके छठे दर्जे के दिव्य पुरुष के रूप में जागृत होने के साथ ही जुआनतियान दाओ संप्रदाय की ताकत एक बार फिर एक स्तर बढ़ गई है। मैं क्यों मुस्कुराया? यह सिर्फ एक स्तर की बात नहीं है। कल मैंने देखा कि वांग जेन ने कई 9वीं रैंक के कीड़ों को बुलाया। वह उन्हें ड्रिल कर रहा था, झाओ जियान ने कहा। सभी का बेहतर होना अच्छी बात थी। वांग जेन की मां कीट पहले ही 9वीं रैंक पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन वांग जेन को इसकी जरूरत नहीं थी। उसे बस इसकी अन्य कीटों को दबाने और उनका नेतृत्व करने की क्षमता की जरूरत थी। मां कीट की खेती का आधार ऊंचा होने के कारण अन्य कीट विद्रोह नहीं करते। इन दिनों वह कुछ कीट राजाओं को पाल रहा था। ये कीट राजा उसके अन्य कीटों के सेनापति होंगे। उनके खेती के आधार 9वीं श्रेणी के मध्य में थे और वे लड़ने के लिए शुरुआती 9वीं श्रेणी के कीटों की एक सेना को नियंत्रित करेंगे। कीट राजाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ को चुनना था। उसने उन्हें तब तक लड़ने और एक दूसरे को मारने को कहा जब तक कि केवल सबसे मजबूत बच न जाए। तभी वे अन्य कीटों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे। वांग जेन की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ रही थी, जबकि हुआ शियू छठे रैंक के सेलेस्टियल के रूप में जाग गई थी। अपनी जन्मजात प्रतिभा और युद्ध शक्ति के साथ जब तक वह 7वें रैंक के सेलेस्टियल का सामना नहीं करती, वह संभवतः फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र पर हावी हो सकती थी। क्लाउड का क्या? मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। वाइल्ड और क्लाउड शिकार करने निकले हैं। क्लाउड को तुमने बिगाड़ दिया है और अब वह केवल वही खाना खाता है जो वह खुद शिकार करके लाता है। वाइल्ड के लिए वह पागलों की तरह खाता है। वे दोनों लगभग दिन रात खाते रहते हैं। दिन ब दिन राशन कम होता जा रहा था, इसलिए वे दोनों बाहर चले गए। मेंकी इस बारे में थोड़ी असहाय थी। यह ठीक है। वाइल्ड की शक्ति और क्लाउड की गति के साथ वे आसानी से भाग सकते हैं यदि उनका सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जिन्हें वे हरा नहीं सकते। सिद्धार्थ उन दोनों के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था। जब बात विशुद्ध शक्ति की आती है तो वाइल्ड उससे कमजोर नहीं था। इसके अलावा वाइल्ड बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में लग रहा था। उसे इस भोजन की जरूरत थी। गाओ जियानयान के बारे में क्या? क्या उसकी तरफ से कोई खबर है? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, ऐसा लगता है कि वे गायब हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है न? झाओ जियान ने अंदाजा लगाया। असंभव है ना? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मेंकी और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे सभी बुरे लोग हैं और बुरे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। बाकी लोगों ने आंखें घुमाईं। इस तरह का तर्क बेतुका था, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ओह! जैसे ही वे बात कर रहे थे, सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या है? मेंकी, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ? उदाहरण के लिए, कुछ बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है? सिद्धार्थ ने पूछा। ओह! मेरी 4 आध्यात्मिक घंटियां पूरी तरह से ठीक हैं। यहाँ के सभी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी सामान्य हैं। यह क्या है? मेंक्यू ने कुछ आश्चर्य से कहा। क्या ऐसा है? तो इसका मतलब है कि कुछ पुराने दोस्त आ गए हैं। बहुत समय हो गया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। सिद्धार्थ ने गहरी मुस्कान दी। वह शहर के राजा के महल से बाहर निकलकर हवा में दिखाई दिया। अब दोपहर हो चुकी थी और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। यह गर्म और आरामदायक था और हल्की समुद्री हवा भी चल रही थी। अगर खून की तेज गंध न होती तो यह बहुत खूबसूरत दिन होता। कभी कभार आने वाला कोई शिष्य उन्हें देखकर झुक जाता था, जिस पर सिद्धार्थ भी सिर हिलाकर मुस्कुरा देता था। जैसे ही सिद्धार्थ मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन कर रहा था, अचानक उसके पीछे हवा में एक तलवार प्रकट हुई जो सीधे उसकी पीठ पर वार कर रही थी। तलवार उसकी पीठ से कुछ ही फीट की दूरी पर दिखाई दी। वह बिना किसी आधार के वहां प्रकट हुई और एक पल में उसकी पीठ तक पहुंच गई। वहां कौन है? सिद्धार्थ चिल्लाया। उसने तुरंत हवा में गोली चलाई, लेकिन मुश्किल से तलवार से बच पाया। जब वह हवा में था तभी उसने देखा कि एक कठोर चेहरे वाला आदमी हवा में से प्रकट हुआ। हमला उसी की ओर से हुआ था। जैसे ही उसने उसे देखा, दर्जनों अन्य आकृतियां हवा में प्रकट हुईं और तीखे ब्लेडों से सिद्धार्थ की ओर तानने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से प्लान कर रखा था। उन सभी ने एक ही समय पर हमला किया और उसके भागने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए। इसके अलावा वे तीखे ब्लेड पूरी तरह से खामोश थे। उनकी सारी शक्ति केंद्रित थी और एक बार जब वे उसे छेद देते तो फट जाते।
ये भयानक हत्यारे थे जिनके हमले शिखर तक केंद्रित थे। भयंकर ज्वालाएं आकाश को निगल जाएंगी। सिद्धार्थ ने एक हाथ की मुहर बनाई और ज्वाला के रन प्रकट हुए, जिससे उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया। धमाका। जब उन हमलों का सामना आग से हुआ तो आसमान को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान को घेर गईं। लपटें फैलती रहीं और हत्यारों को निगलती चली गईं। लेकिन जब लपटें उन्हें छूने ही वाली थीं, तो उनकी आकृतियां अजीब तरह से मुड़ गईं और वे गायब हो गईं। आग की लपटें आसमान में गर्जना करने लगीं, जिससे हवा में हलचल मच गई। नीचे खड़े सभी शिष्य चौंक गए और युद्ध की स्थिति में कूद पड़े। जबकि आग की लपटें अभी भी आसमान में भड़क रही थीं और हर कोई अभी भी चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, एक तलवार ने चुपचाप ज्वाला की बाधा को काट दिया और सिद्धार्थ की ओर वार किया। यह तलवार दिखने में तो खामोश थी, लेकिन जैसे ही इसने सिद्धार्थ के ज्वाला अवरोध को भेदा, यह प्रकाश के साथ फट गई। यह सूरज की तरह थी और हत्या के इरादे से आसमान हिल गया। तलवार की शक्ति तुरंत चरम पर पहुंच गई। उस उन्मत्त शक्ति ने जुआनतियान शहर को हिलाकर रख दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि यह तलवार कितनी अचानक आई और इसका समय क्या था। यह ठीक उसी समय था जब सिद्धार्थ अपनी चाल का इस्तेमाल कर रहा था। यह बिल्कुल सही समय था जब उसकी सुरक्षा सबसे कमजोर थी। ब्लडकिल हॉल के दोस्तों, मैंने आपका लंबे समय तक इंतजार किया है। सिद्धार्थ की हंसी के बाद एक रक्तलाल कृपाण आकाश से नीचे गिरा। उसी समय जब तलवार ने उसकी ज्वाला बाधा को चीर दिया, ब्लडरिंकर ने नीचे वार किया। धमाका। आग की लपटें हवा में फैल गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। एक आकृति टूटकर गिरते हुए तारे की तरह जमीन पर गिर गई। शहर की दीवारों को तोड़ते हुए जुआनतियान शहर से बाहर निकल गई। इस हमले में सफल होने के बाद सिद्धार्थ ने उस पर गोली चलाई और एक बार फिर अपनी कृपाण से वार किया। उस व्यक्ति ने सूंघकर अपना शरीर मोड़ लिया। वह 8 आकृतियों में बदल गया, जिन्होंने एक ही समय में सिद्धार्थ पर हमला किया। तलवार क्यों हवा में फट गई। सिद्धार्थ चौंक गया। ये 8 शव असली शव थे। अगर वह सिर्फ एक पर हमला करता तो बाकी 7 भी उसे जरूर मार देते। उसके पास चाल बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ब्लडरिंकर को बाहर निकाल दिया, 8 हमलों को रोक दिया। लेकिन चाल बदलने के लिए मजबूर होने के कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई। उसने वापस गोली चलाई। प्रत्येक कदम से जमीन में एक बड़ा छेद दिखाई देता था। सचमुच तुम लांग चेन बनने के योग्य हो। तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस व्यक्ति ने भावहीनता से लांग चेन की ओर देखा। उसका शरीर मध्यम कद का था और चेहरा औसत दर्जे का था। उसके शरीर में कोई खास विशेषता नहीं दिखती थी। वह हर किसी की तरह ही दिखता था और अगर उसे भीड़ में फेंक दिया जाए तो उसे पहचानना असंभव होगा। लेकिन लड़ते समय उसकी शक्तिशाली आभा प्रकट हो गई थी। वह एक शक्तिशाली रैंक 7 सेलेस्टियल था और उसकी साधना का आधार लेट फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र तक पहुंच गया था। तुमने भी मुझे निराश नहीं किया। ब्लडकिल हॉल ने आखिरकार एक अच्छा हत्यारा भेजा है। तुम किस रैंक के हो? गहरे सोने के या बैंगनी सोने के? सिद्धार्थ ने उदासीनता से उस आदमी को देखा जिसके कंधे पर कृपाण रखी हुई थी। ब्लडकिल हॉल के आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसके हाथ के पीछे एक टैटू दिखाई दिया। यह खून के रंग का था और इस पर अमर अक्षरों में 19 लिखा हुआ था। आप जिस कांस्य, रजत, स्वर्ण, गहरे स्वर्ण और बैंगनी स्वर्ण की रैंकिंग की बात कर रहे हैं, वह केवल कमजोर शिष्यों के लिए है। मैं एक मुख्य शिष्य हूं, जिसे बढ़ाने के लिए ब्लडकिल हॉल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास केवल एक नंबर है। आप मुझे ब्लडकिल 19 कह सकते हैं। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या यह सच था या झूठ? 7वीं रैंक का सेलेस्टियल सिर्फ 19वें स्थान पर था। क्या ब्लडकिल हॉल वाकई इतना भयानक था? आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्लडकिल हॉल के मुख्य शिष्यों में मैं 19वें स्थान पर हूँ और मेरे ऊपर अभी भी 19 और भयानक अस्तित्व हैं। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे ने सिद्धार्थ के विचारों को समझ लिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गिनती नहीं जानता? तुम 19वें स्थान पर हो, लेकिन तुम्हारे आगे अभी भी 19 लोग हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में 19 हैं। ब्लडकिल एक को हत्यारों के बीच राजा कहा जाता है, लेकिन एक और अस्तित्व है जिसे हत्यारों के बीच भगवान कहा जाता है। चूंकि वे एक देवता हैं, इसलिए वे संख्या प्रणाली के भीतर नहीं हैं, हत्यारे ने उत्तर दिया। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? मुझे डराने के लिए या मुझे पछताने के लिए? सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में पूछा। पश्चाताप करने के लिए। तुम मुझसे पश्चाताप क्यों करोगे? मैं चाहता हूं कि तुम पश्चाताप करो। हत्यारे ने अंततः अपना धैर्य खो दिया
और हत्या करने की मंशा उसके अंदर से उमड़ पड़ी। क्या तुम मूर्ख हो? मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? सिद्धार्थ ने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या यह कोई मानसिक विकार था? धमाका! हत्यारे की आभा अचानक भड़क उठी और रूनिक सागर पर प्रतिबिंबित 7 सितारे प्रकट हुए। तुमने पूर्वी बंजर भूमि में हत्या करने वाले भगवान की मूर्ति की निंदा की। तुम्हें पश्चाताप करना होगा, अंतहीन आतंक में पश्चाताप करना होगा। हत्यारा अब शांत नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह उन्मत्त था, मानो सिद्धार्थ के शब्द उसके लिए पूरी तरह से असहनीय थे। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। तुम्हारा भगवान मेरा भगवान नहीं है, तो मुझे उसका सम्मान क्यों करना चाहिए? मैं बस इतना जानता हूं कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि मारे जाने पर कैसा महसूस होता है। मुझे परवाह नहीं है कि वे इंसान हैं या भगवान। बेशर्म ईशनिंदक, अपनी मौत का सामना करो। हत्यारा अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सिद्धार्थ के पीछे था। उसकी तलवार आगे की ओर बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य अंगूठी बुलाई और ब्लड ड्रिंकर को ब्लॉक करने के लिए घुमाया। टक्कर के कारण दोनों ने जवाबी फायरिंग की। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस हत्यारे के पास शक्तिशाली युद्ध कौशल था। क्या इसका मतलब यह था कि इस स्तर पर पहुंच चुके हत्यारे अब हत्यारे के तरीके की परवाह नहीं करते? नहीं, यह गलत है। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने एक तरफ गोली चलाई, लेकिन तलवार ने अभी भी उसकी पीठ पर एक लंबा घाव छोड़ दिया, जिससे उसे एक भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस तलवार में स्पष्ट रूप से जहर था। तो तुम्हारा गुस्सा मुझे लापरवाह बनाने का एक नाटक था। बुरा नहीं है, तुम लगभग सफल हो गए थे, सिद्धार्थ ने शांति से कहा, क्योंकि उसने अपनी पीठ पर दर्द महसूस किया था। यह हत्यारा षड्यंत्र रचने में माहिर था। उसने जो भी शब्द कहे थे और उसका गुस्सा भी नकली था। जब उसने 8 विभाजित शरीरों को बुलाया और फिर ऐसा लगा कि उसने उन सभी को वापस इकट्ठा कर लिया है, तो उसने वास्तव में एक को गुप्त रूप से छिपा दिया था। जैसे ही वह क्रोध में फूट पड़ा, वह खुद को छिपाने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग करके गायब हो गया। आमतौर पर ऐसा कोई कदम उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपना असली शरीर छुपाया, उसका विभाजित शरीर एक हमला शुरू कर देता, उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता और फिर असली शरीर अचानक एक छिपकर हमला कर देता। वह इसमें लगभग सफल हो गया था। उसके दुश्मन होने के बावजूद सिद्धार्थ उसकी रणनीति की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय सिद्धार्थ अपने दुश्मन की 8 विभाजित निकायों को बुलाने की क्षमता से हैरान था, जिनमें उसके मुख्य शरीर के समान शक्ति थी। मरो 2 लोगों ने सिद्धार्थ पर गोली चलाई। उनकी गति नंगी आंखों से देख पाना लगभग असंभव था। मेरे खिलाफ एक ही चाल 2 बार मत चलाओ, यह अपमानजनक है। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए अपनी तलवार को उसके सामने घुमाया, जिससे दोनों हमले रुक गए। इस समय उसके पीछे एक और तलवार दिखाई दी, जो उसकी पीठ की ओर वार कर रही थी। वह तलवार अभी प्रकट ही हुई थी कि एक बिजली और एक ज्वाला ड्रैगन बाहर निकले और तलवार तथा उसके मालिक को उड़ा दिया। स्वर्ग को विभाजित करें 3। सिद्धार्थ अचानक हवा में उड़ गया और एक विशाल कृपांशवी क्रूरतापूर्वक नीचे गिर गई। धमाका! जैसे ही हत्यारे को अपने एक शरीर के टुकड़े की मौत का सदमा लगा, सिद्धार्थ ने एक ऐसा क्रूर हमला किया। उसके दोनों शरीर बचाव के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वे उड़ गए। भयंकर ज्वालाएं आकाश को निगल जाएंगी। आग की लपटें पूरी दुनिया में फैल गईं, सारी जमीन और आसमान को ढक लिया। कई छुपी हुई आकृतियों के पास खुद को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस बार सिद्धार्थ का हमला पूरी ताकत से था। वह अब सिर्फ उनकी दृष्टि को अवरुद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ के पूरे हमले के सामने हत्यारे के शरीर के टुकड़े अब छिप नहीं पा रहे थे। अलग अलग जगहों पर 7 आकृतियां प्रकट हुईं, जिससे पता चला कि हत्यारा कितना चालाक था। इस भीषण लड़ाई के दौरान भी उसने सिद्धार्थ को मारने की तैयारी में गुप्त रूप से शरीर के टुकड़े इकट्ठा कर रखे थे। अचानक लपटें गायब हो गईं और सिद्धार्थ को प्रकाश का 3 फुट चौड़ा गोला पकड़े हुए देखा गया। उसने हत्यारे को ठंडी निगाहों से देखा। स्टारफॉल ग्लोब एक टूटते हुए तारे की तरह जमीन की ओर टूटा। जब वह हत्यारे के पास पहुंचा तो उसमें विस्फोट हो गया। हत्यारे के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे अपने शरीर को वापस खींचने का भी मौका नहीं मिला। उसे इस भयानक हमले को रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। आग की लपटें हर दिशा में फैल गईं, यहां तक कि जुआनटियन शहर तक भी पहुंच गईं। सौभाग्य से ली क्यूई और सोंग मिंगयुआन ने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी पृथ्वी ऊर्जा के साथ शहर के स्वामी की हवेली का बचाव किया,
लेकिन अन्य स्थान तुरंत नष्ट हो गए। रक्तछाया मार तलवार। जैसे ही आग की लपटें हवा में फैली, हत्यारा एक बार फिर प्रकट हुआ। अब वह खून से लथपथ था, लगभग पागल सा दिख रहा था क्योंकि उसने अपनी तलवार सिद्धार्थ पर तान दी थी। आकाश को चीर 2-3 सिद्धार्थ ने अभी हमला ही किया था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसकी कृपाण हत्यारे की तलवार से टकराई, हत्यारा फट पड़ा। एक और शरीर चीर दिया गया। सिद्धार्थ ने बिजली की तरह पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैल गई, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। अरे, वह वाकई बहुत तेजी से भाग गया। अपनी आंखें बंद करके और 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी 8 की इंद्रियों का उपयोग करके वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह किस दिशा में भाग गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दे रहा था। अगर केवल क्लाउड मौजूद होता तो वह कभी नहीं बच पाता। हत्यारा बिजली की तरह आया था और बिजली की तरह भाग गया था। वह जरा भी लापरवाह नहीं था। उसने खुद को भागने का मौका देने के लिए एक और शरीर के टुकड़े भी कुर्बान कर दिए थे। सिद्धार्थ, क्या हुआ? मेंकी और अन्य लोग दौड़कर आए। सिद्धार्थ ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उसकी लड़ाई में भाग न लें, क्योंकि ब्लडकिल हॉल के हत्यारे बहुत खतरनाक थे। वह भाग गया। सिद्धार्थ ने असहाय होकर कहा, तुम्हारी तरफ क्या हुआ? हमने उन सभी को पकड़ लिया, टांग वानेर ने कहा। सिद्धार्थ को हमलावरों की पहचान शुरू से ही पता थी। केवल वे ही लोग थे जो मेंक्यूई के आध्यात्मिक जाल से बच सकते थे, लेकिन 9 सितारा हेगमोन बॉडी 8 द्वारा उन्हें भांप लिया गया। वे ब्लडकिल हॉल के हत्यारे थे। इसके अलावा उसने थोड़ी बहुत परिचितता भी महसूस की थी, इसलिए वह निश्चित था। और इसलिए सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। अच्छा, तो मैं अकेला हूं जिसने अपना चेहरा खो दिया और अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। सुंदरियों, कृपया मुझे पकड़ो और छोटे भाई की आत्मा को सांत्वना दो, सिद्धार्थ ने असहाय होकर कहा। बदले में उसे मेंक्यू और अन्य लोगों से डांट फटकार वाली हंसी मिली कि वह कभी भी उचित नहीं था, लेकिन यह हुआ शिव था जो थोड़ा सा शर्मा गया। ब्लडकिल हॉल द्वारा चुपके से हमला किए जाने के बाद सिद्धार्थ और भी अधिक सावधान हो गया। हालांकि सिद्धार्थ को उनकी हत्याओं का डर नहीं था, लेकिन वह उनके लक्ष्य बदलने से डरता था। ये बेशर्म लोग कुछ भी करने में सक्षम थे। वे कहते रहे कि वे हत्या करने वाले भगवान के अनुयायी हैं और हत्या के दांवों की खेती करते हैं, लेकिन हत्या की कला पर शोध करने के बावजूद उन्होंने अपने हथियारों पर जहर डाला। यही वह चीज थी जिससे वह घृणा करता था। सिर्फ इसलिए कि उनके पास भगवान की विरासत थी, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया। यह कैसे एक दांव था? सिद्धार्थ उन लोगों को सबसे अधिक नीची दृष्टि से देखता था जो कहते थे कि उनके पास विश्वास तो है, परंतु उनका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वह उनसे सबसे ज्यादा तब घृणा करता था जब वह किन प्रांत में मो परिवार के साथ था। ब्लडकिल हॉल ने उस पर सड़कों पर हमला किया था और अंत में उन्होंने उस पर हमला करने के लिए सिर्फ 3 या 4 साल की एक छोटी लड़की का इस्तेमाल किया था। जब जहर की सुई उसके दिल में चुभ गई तो ब्लडकिल हॉल के प्रति उसकी घृणा भी उसके दिल में उतर गई। उस मासूम और भोली भाली बच्ची को देखकर उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई और आखिरकार उसने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसे जीने का रास्ता दिया। उसने उस समय अपना संकल्प ले लिया था। ब्लडकिल हॉल से कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। उनके बीच की दुश्मनी अब और नहीं सुलझ सकती थी। इसके अलावा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कभी सुलझेंगे। उनमें से जितने भी लोग आएंगे वह उतने ही लोगों को मार डालेगा। ये अनैतिक हत्यारे वास्तव में सड़े हुए हत्यारों का एक समूह थे। वे सबसे भयानक दुश्मन थे क्योंकि वे किसी भी तरह का रास्ता अपना सकते थे। इसलिए सिद्धार्थ इन दिनों बहुत सावधान था, लगातार 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी 8 को प्रसारित करता रहता था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे मेंक्यू की आध्यात्मिक शक्ति को चकमा देकर निकल सकते थे, लेकिन वे उसकी आध्यात्मिक धारणा से बच नहीं सकते थे। यह अज्ञात था कि वे अब डर गए थे या फिर वे गुप्त रूप से सेना एकत्रित कर रहे थे, लेकिन आगे कोई हमला नहीं हुआ। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय से भी कोई खबर नहीं मिली, न ही गांव शियान्यांग और अन्य कभी वापस लौटे। दिन कुछ हद तक भारी माहौल में गुजरे। 1 महीना बीत गया। सिद्धार्थ को इस बात से तसल्ली मिली कि ड्रैगन ब्लड लीजन की ताकत हर दिन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि युवा स्पिरिट स्टोन खत्म होने लगे थे। रैंक 5 और रैंक 6 सेलेस्टियल्स को आगे बढ़ने के लिए अधिक युवा स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। इस प्रकार ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए आवश्यक युवा स्पिरिट स्टोन की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। पहले तो यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए अब वे नीचे पहुंचने लगे थे।
हालांकि ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी योद्धा कम से कम छठे स्वर्ग चरण तक पहुंच चुके थे और आधे सातवें स्वर्ग चरण तक पहुंच चुके थे। वह गति बेहद चौंकाने वाली थी। यह जानना जरूरी था कि वर्तमान में जुआनटियन दाओ संप्रदाय के अधिकांश शिष्य अभी भी तीसरे स्वर्ग चरण में थे। चौथे स्वर्ग चरण में कुछ थे और केवल हुआशियू, वांग झेन और झाओ जियान के स्तर के स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों के पास पहले से ही पांचवें स्वर्ग चरण तक पहुंचने की योग्यता थी। यह कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ के 1 अरब युआन के आत्मिक पत्थरों ने उसे एक भयानक सेना खड़ी करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ हुआशियू थी जो छठी रैंक की दिव्या के रूप में जागृत हुई थी। इसके अलावा उस अभिशाप से मुक्त होने के बाद वह चमकती हुई लग रही थी। उसने यह भी कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह 7वीं रैंक तक आगे बढ़ सकती है। इससे सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन जब सिद्धार्थ ने इसके बारे में सोचा तो उसे अचानक एक और स्थिति याद आ गई। स्वर्गीय भाग्य मंडप से उस बूढ़े भूत ने शायद हुआशियू पर अभिशाप लगाया था, न कि केवल उसके परिवार के पुश्तैनी खजाने के लिए। यह उसी तरह की स्थिति हो सकती है जिसमें चू याओ था। वह अभिशाप हुआशियू की ऊर्जा पर एक मुहर की तरह था जिसने उसके विकास को सीमित कर दिया था। अब जब वह अभिशाप मुक्त हो गया था तो उसकी शक्ति बिना किसी कमी के हर दिन बढ़ रही थी। सिद्धार्थ खुद को मजाक में यह कहते हुए रोक नहीं पाया कि भविष्य में उसे सुरक्षा के लिए उसके पैर को गले लगाना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसने महसूस किया कि मेंग्क्यू और तान वानेर की निगाहें अजीब हो गई हैं। हुआशियू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लाल हो गया। यहां तक कि झाओ जियान ने भी उसे अजीब तरह से देखा। उस समय वह खुद को दफनाने के लिए एक छेद ढूंढना चाहता था। यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती थी। हुआशियू की तरक्की ने सभी को चौंका दिया, लेकिन एक और व्यक्ति था जो उससे कमजोर नहीं था। वह था वांग ज़ेन। दूसरों को शायद यह एहसास न हो कि वह कितना शक्तिशाली हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने व्यक्तिगत रूप से वांग ज़ेन की वर्तमान कीट सेना को देखा था। वांग ज़ेन ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और उसने सीधे कहा कि अब उसके पास 3000 आक्रामक कीट और 5000 रक्षात्मक कीट हैं, जो सभी 9वें रैंक पर हैं। इसके अलावा हर दिन उसके पास और भी कीड़े बढ़ रहे थे। वांग झेन बहुत खुश था, अब वह अपने पुराने स्तर पर अटका नहीं था। 8000 9वीं रैंक के कीड़े। बस इसके बारे में सोचते ही सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। वांग ज़ेन भी उछल रहा था। इस दिन सिद्धार्थ सोच रहा था कि वह कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता है, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। फिर गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। किसी ने वास्तव में लड़ाई शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ ने बाहर जाकर देखा कि यह गांव जियान्यांग था, जो लगभग 2 महीने से गायब था। किसी कारण से गांव जियान्यांग अब दूर आसमान में गुयांग से लड़ रहा था। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा उनके चारों ओर थे, गुयांग का उत्साहवर्धन कर रहे थे। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सॉन मिंगुआन से पूछा। यह बेवकूफ गांव शियान्यांग अभी लौटा है और उसने कहा कि जानवरों का ज्वार शुरू होने वाला है, इसलिए वह चर्चा करना चाहता है कि उन्हें हमारी सुरक्षा कैसे व्यवस्थित करनी चाहिए। इस बेवकूफ ने इस दौरान क्या किया है? सुरक्षा व्यवस्था मैंने और ली क्यू ने बहुत पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन अब वह आकर इसका फायदा उठाना चाहता है। हम उसे अपनी मर्जी से कैसे काम करने दे सकते हैं? इस दौरान सॉन मिंगयुआन और ली क्यू ने सिद्धार्थ के निर्देशों के अनुसार काम किया था। हर दिन उन्होंने अपनी धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करके 30,000 मीटर ऊंची और करोड़ों मील लंबी विशाल रक्षात्मक दीवारें खड़ी की थीं। उन दोनों ने खुद को हांफते हुए कुत्तों में बदल लिया था। उनकी रक्षात्मक रेखा को एक फन में बदल दिया गया था। जब जानवरों का ज्वार आया तो सभी समुद्री राक्षस उसमें घुस गए, जिससे उन्हें अपनी रक्षात्मक रेखा को कम करने और इसे आसान बनाने में मदद मिली। अब गांव शियान्यांग, जो 2 महीने से गायब था, बचाव के बारे में चर्चा करने के लिए वापस आया। यह पूरी तरह से इसलिए था ताकि जब जानवर का ज्वार आए तो वह बचाव के लाभों को आपस में बांट सके। वह लाभ का आधा हिस्सा लेना चाहता था। यह बिल्कुल बेशर्मी थी। गुयांग का स्वभाव गुस्सैल था और उसने गांव शियान्यांग से सीधे कहा कि वे उसके बिना भी ठीक हैं। वह जहां से आया है वहां वापस जा सकता है। फिर गांव जियान्यांग ने गुयांग के चेहरे की ओर इशारा किया और पूछा कि वह उसे कौन समझता है। यह अज्ञात था कि गुयांग को सिद्धार्थ ने संक्रमित किया था या नहीं, लेकिन गुयांग ने तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। फिर वे दोनों हवा में उड़ गए और लड़ने लगे। वो गुरिशान, फैन सॉन्ग और गांव शियान्यांग के अनुयायी सभी हैरान थे। गुयांग उन्हीं की पीढ़ी का था, लेकिन अब वह वरिष्ठ पीढ़ी के शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम था।
वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सबसे भयानक बात यह है कि गुयान कब छठा दर्जा वाला दिव्य बन गया। क्या वह संप्रदाय में शामिल होने से पहले केवल चौथा दर्जा वाला दिव्य नहीं था? क्या अफवाहें सच थीं? जुआन मास्टर लोगों को तेजी से दिव्य रैंक में आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए एक गुप्त सूत्र पर शोध कर रहे थे। जब ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी योद्धा चौथे रैंक पर पहुंच गए थे तो उन्होंने पूरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय को हिलाकर रख दिया था। उस समय जुआन मास्टर ने घोषणा की थी कि यह उनका अपना प्रयोग था, लेकिन जुआन मास्टर विवरण के बारे में अस्पष्ट थे और दूसरों ने पूछने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों के बीच अनगिनत अनुमान थे। उनमें से एक यह था कि जुआन मास्टर एक नया गुप्त सूत्र लेकर आए थे जो सेलेस्टियल्स को तेजी से रैंक में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता था। लेकिन इस पद्धति के संभावित परिणाम और परिणाम अज्ञात थे और इसलिए उन्होंने इसे व्यापक रूप से वितरित नहीं किया। अब यह देखकर कि गुयांग छठी श्रेणी का दिव्य बन गया है, गांव शियान्यांग के सभी लोग हैरान और ईर्ष्या से भर गए। उन्हें लगा कि जुआन मास्टर पक्षपाती है। भले ही उन्हें गिनी पिग बनना पड़े, वे तैयार थे, लेकिन उसने उन्हें वह मौका भी नहीं दिया। यह लड़ाई पूरे 2 घंटे तक चली और किसी भी पक्ष को जीत नहीं मिली। गांव जियान्यांग का साधना आधार अधिक था, लेकिन गुयांग ने फिर भी उसे शक्ति में हरा दिया। जब गांव जियान्यांग ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया लेकिन फिर भी गुयांग को हराने में असमर्थ रहा, तो अंततः उसने एक उदास भाव के साथ अपने कदम पीछे खींच लिए। गांव शियान्यांग को रुकता देख ड्रैगन ब्लड लीजन के शिष्यों ने जयकारे लगाए। दरअसल सिद्धार्थ के पक्ष के सभी शिष्यों ने उत्साह से जयकारे लगाए। ये सभी शिष्य ड्रैगन ब्लड लीजन की पूजा करते थे और उनका आदर करते थे, क्योंकि वे युद्ध में भाइयों की तरह उनके साथ लड़ते थे। यह देखकर कि गुयांग गांव जियान्यांग से मुकाबला करने में सक्षम था, उनका खून खौल उठा। सिद्धार्थ, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने साथी संप्रदाय के अनुयायियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? मत भूलो, हम दोनों इस बार जानवरों की बाढ़ से बचाव के लिए एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। तुम कोई स्थानीय राजा नहीं हो। गांव जियान्यांग का चेहरा हरा था क्योंकि उसने अपना भाला सिद्धार्थ की ओर तान दिया था। आज उसने अपना सारा चेहरा खो दिया था। सही है, हम दोनों अपने अपने समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हम यहां पहुंचे तो आप तुरंत अपने समूह को लेकर चले गए और हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने शहर पर कब्जा कर लिया और नया शहर का स्वामी बन गया। आप अपने समूह का नेतृत्व करेंगे और मैं शहर की रक्षा करूंगा। हमें एक दूसरे के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इससे पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए हमें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आप बिना किसी संवाद के अपने समूह को ले जा सकते हैं और मैं अपने शहर की रक्षा करना जारी रखूंगा, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। क्या बकवास है। समुद्र अब पूरी तरह से शांत है और समुद्री राक्षस अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि जानवरों का ज्वार आने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए? गांव जियान्यांग ने गुस्से में कहा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम ही हो जो अपने लोगों को एकमात्र काम करने वाली उड़ने वाली नाव से ले गए थे। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा था? अब जब हम तैयार हैं तो तुम हमें परेशान करने के लिए वापस आ गए हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रुक सकते हो तो रुको, अगर तुम नहीं रुक सकते तो भाग जाओ। जहां तक जानवरों की बाढ़ से आने वाली किसी भी चीज का सवाल है, चूंकि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा, सिद्धार्थ ने घोषणा की। क्या सलाह? अगर तुम आ सकते हो तो मेरे पास आओ, अगर नहीं आ सकते तो चले जाओ। सिद्धार्थ ने अपना हाथ लहराया और गांव जियान्यांग की ओर देखे बिना शहर के स्वामी के भवन में वापस लौट गया। उसके पक्ष के अन्य शिष्य भी तितर बितर हो गए। केवल गांव जियान्यांग का समूह मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा होकर देखता रह गया। जाहिर है सिद्धार्थ उनका यहां स्वागत नहीं करेगा। गांव शियान्यांग पहले भी बहुत आगे जा चुका था और उन सभी को नाराज कर चुका था, इसलिए उनमें से कोई भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता था। क्या वह खुद को एक बदमाश नहीं समझता था? अब वह बदमाश की तरह पेश आ सकता था। हम इस बार वाकई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। क्यों न हम सिद्धार्थ से माफी मांग लें, उसके सीधे और स्पष्ट चरित्र को देखते हुए, फैन सॉन्ग ने कहा। गांव जियान्यांग ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वह उड़ गया। फैन सॉन्ग को खून की खांसी हुई। गांव जियान्यांग ने दहाड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ खुद को क्या समझता है? मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? सिद्धार्थ की विदाई की तस्वीर देखकर गांव शियान्यांग द्वेष से भर गया।
उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर ही अन्य लोग कांप उठे। जहां तक फैन सॉन का सवाल है, वह गुस्से से भर गया क्योंकि दूसरों ने उसे उठाने में मदद की, लेकिन अंत में उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की।